पढ़ा है इसके बारे में। हम एलएचआर के बारे में और बैंक ऑडिट के बारे में बहुत कुछ कहते आए हैं और कहते रहेंगे। बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट कि शायद रेगुलेटर को जो वो चाहते थे ऑडिटर से, वो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी भी क्लॉजेस थी उसके अंदर उन्होंने पॉइंट वाइज स्पेसिफिक कर दिया कि ऑडिटर को इसके ऊपर भी कमेंट करना है, इसको भी कमेंट करना है, ताकि ऑडिटर की जिम्मेदारी एक तरह से बढ़कर सामने आ सके और सब कुछ आमने सामने हो सके। और ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, ऑलरेडी हम लोग 10-15 मिनट लेट हैं, तो मैं अब चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। चोपड़ा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। Thank you, Shashi ji, and thanks to Vipin ji, basically the president of BVSS chapter. गोपाल जी अग्रवाल, बीडी गुप्ता जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो बात अलग है, बस नाम उनका हम पढ़ पा रहे हैं, ये हमें पता कि वो लॉग इन किए हुए हैं। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अनिल शर्मा जी का भी नाम तो पढ़ पाया उसमें पार्टिसिपेंट्स में। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक मैंने बात की शशि जी से, वो इसलिए की कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ने हमको बांध दिया। They have tied our hands down. You can be absolutely sure about it. You see, whatever had been happening in the past, it can't continue to happen in the future. There's no way that it is going to happen. वैसे तो इन दी लाइटर वेन में बोलूं कि ब्रांच ऑडिट भी होगा या नहीं होगा किसी को पता ही नहीं है। अब तो सीधी सी बात ये है कि जो जितने बैंक्स आपस में मर्ज कर गए और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी दे दी है फॉर द पर्पस ऑफ द ब्रांच ऑडिट, उन्होंने पहले तो हम ये कहते थे भाई आपके 20 करोड़ से ऊपर की जितनी ब्रांचेज हैं उनका ऑडिट होना कंपल्सरी और उससे नीचे वाले का 1/5 का होना जरूरी है। देयर वाज नो परसेंटेज मेंशन कि भाई कितने परसेंटेज एडवांसेस का आपने ऑडिट करना है। किसी बैंक में 96% भी होता था, 97% भी होता था। परंतु अब जो बैंक आरबीआई ने पॉलिसी दी वो ये दिया कि भाई 90% एडवांसेस का ऑडिट करवा लो। ये 20 करोड़ की कोई लिमिट नहीं है और 1/5 वाला कोई कंडीशन नहीं है। मेरे को जो पता लग रहा है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पता लगे, यूनियन बैंक से पता लगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से पता लगे, उनका ये कहना है कि 40% कम से कम ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट घटने वाली है। यू कैन बी श्योर अबाउट इट। 40% की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि भाई हमारे तो एडवांसेस आजकल हम पार्क कहाँ पे करते हैं मेनली, अगर एनपीए हो जाता है तो एसेट रिकवरी ब्रांच में डाल देते हैं सारे के सारे एडवांसेस को, और अगर कारपोरेट एडवांस है तो हमने उसको कारपोरेट लार्ज कारपोरेट ब्रांच में डाल दिया या मिड कारपोरेट ब्रांच में डाल दिया या स्पेशलाइज्ड फंक्शन में डाल दिया। And if that is going to happen, covering 90% is not going to be a problem. पहले कंडीशन ये थी कि आपने हर उस ब्रांच का ऑडिट करवाना है जिसका 20 करोड़ से ऊपर का एडवांस है, और जो उसके नीचे वाले भी उसका 1/5 होना जरूरी है। मैं एडवांटेज ले रहा हूँ बीवीएसएस की प्रेसिडेंट के प्रेजेंस का और अनिल शर्मा जी के प्रेजेंस का और जितने भी लोग हैं जो कनेक्टेड हैं जहाँ पे भी। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी रूरल एडवांसेस की ब्रांचेस, लेट्स बी वेरी क्लियर, जितनी रूरल ब्रांचेस, और उसमें कई सेमी रूरल ब्रांचेस भी होंगे, वो सब के सब बाहर है, क्योंकि उसमें 20 करोड़ के एडवांसेस है ही नहीं। किस रूरल ब्रांच में आपके 20 करोड़ से ऊपर के एडवांसेस है ही नहीं किसी में भी बेसिकली। तो जब वो ब्रांचेस बाहर होने वाली है तो जो कैटेगरी डी को काम मिला करता था और कभी कैटेगरी 3 को काम मिला करता था, वो काम कैसे मिलेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, क्योंकि जितने मुफस्सिल टाउन्स में लोग बैठे हैं वो उनका तो एक्चुअल में ब्रांच ऑडिट के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, कुछ टैक्स ऑडिट के ऊपर डिपेंडेंट थे। टैक्स ऑडिट पे लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी, यहाँ पे आपका ब्रांच ऑडिट चला जाएगा, जीएसटी ऑडिट विड्रॉ हो गया, तो काम मुफस्सिल टाउन्स में बचेगा। I think this is a major challenge for the profession today.
एंड इफ वी डोंट एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बाकी हम कुछ भी करते रहे, कहीं पे भी करते रहे, हम नेशनल करें इंटरनेशनल करें, उसका कोई फायदा नहीं है। सच्ची बात यह है, जितना मेरा लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इफ ही इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय ऑल दीज थिंग्स, व्हाट डू वी डू अबाउट द प्रोफेशन? इस लॉन्ग, ये मेरा एक भूमिका ये है कि भाई इस पूरे ब्रांच ऑडिट में हमें जो जितने भी हमारे साधन हैं, जितने हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस हैं, हमको यूज करके कम से कम हम ये कह दें कि जी 30 करोड़ से के ऊपर के एडवांसेस की ब्रांचेस कंपलसरी हैं और नीचे वाले की 1/5 होंगी, तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा प्रोफेशन को बेसिकली इन नंबर ऑफ दी ऑडिटर्स। थ्रेशोल्ड लिमिट आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जीएसटी में भी यही कह रहा हूँ कि आप जीएसटी में अगर ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ज्यादा है, तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दीजिए जीएसटी ऑडिट की, परंतु जीएसटी ऑडिट विड्रॉ मत करिए। मेकर और चेकर कंसेप्ट को मत तोड़िए कभी भी, किसी भी सूरत में। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि GSTR9 में कलेक्शन ज्यादा है, GSTR9C में कम है, तो उसका तो बड़ा सीधा सा कारण है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, मैंने जो उनको बताया, उन्होंने जो ठीक कर दिया वो GSTR9 में चला गया, जो नहीं ठीक किया वो तो हमेशा कम होगा, वो कम है। और रेवेन्यू कलेक्शन के साथ सिर्फ आप जीएसटी ऑडिट को लिंक करें, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। I think there has to be some financial discipline which the GST audit can bring in। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये समझती है कि भाई कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम नहीं कर रहे डिलीजेंटली, ब्रिंग देम टू बुक, हु स्टॉप्स इट? किसी ने रोका है? पिछले 2 सालों में हमने 600 से ऊपर केसेस किए हैं डिसिप्लिनरी के, आई कैन टेल यू दैट। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि साहब परफॉर्मेंस ठीक नहीं, परफॉर्मेंस जिसकी ठीक नहीं, आप उसके अगेंस्ट केस कर दीजिए। हमारे पास तो टैक्स ऑडिट के केसेस भी आ रहे हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ। हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से केसेस आ रहे हैं, सीबीआई से केसेस आ रहे हैं, ये वी आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ दोस केसेस। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, जिन जिन के कनेक्शंस है, हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि let us save the practice in the Mufassal town and of course some of the young CAs in the cities also, the bigger cities also। क्योंकि ब्रांच ऑडिट नहीं होगा, टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ जाएगी, जीएसटी ऑडिट होगा नहीं, और जीएसटी ऑडिट के ऊपर तो लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है, नॉलेज भी इन्वेस्ट की है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है, रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट किए हैं, किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है इसके अंदर। तो मैं इस रिक्वेस्ट के साथ, जहां तक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है, कुछ चीजें वाकई में, हाँ जी अनिल जी, अनम्यूट सर। बिफोर यू गो टू स्पेसिफिक टू रिपोर्ट, मेरा एक आपसे कमेंट और चाहिए मुझे कि एज ए स्टैट्यूटरी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, डू यू थिंक दैट ये ब्रांचेस इतनी कम होने के बाद आप एज ए सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर वुड बी कंफर्टेबल to give a comment of true and fair view when very large number of branches will not be audited? अनिल जी, मैं थोड़ा सा इसको डिप्लोमेटिकली आंसर कर रहा हूँ आपको इस वक्त। उसका कारण ये है, देयर आर रीजंस, मैं आपसे शेयर कर लूंगा रीजंस, कि आफ्टर ऑल ICICI का भी तो ऑडिट होता, वहां पे कभी इंस्टीट्यूट लड़ी नहीं है, हम लड़े नहीं है, सीधी सी बात है, उसमें मैं भी हूं। हम ये कहते रहे कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी ब्रांच ऑडिट होना चाहिए, पर हम उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पाए कभी भी। और हमारे जो ऑडिटर्स थे, वो जितनी भी बड़ी फर्म है, उन्होंने कभी ये स्टैंड दिया ही नहीं कि ब्रांच ऑडिट होना चाहिए। तो आज की डेट में जब हम RBI के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई 90% एडवांस आपका ऑडिट हो गया। मैंने अभी पीछे एक लेटर लिखी थी कहीं पे, उसमें ये कहा कि आप 90% एडवांसेस की बात मत करें, आप 90% बिजनेस की बात करें तो मुझे समझ आती है। क्योंकि फ्रॉड सिर्फ एडवांसेस में नहीं हो रहे, फ्रॉड तो नॉन फंड में भी हो रहे हैं। आफ्टर ऑल जो पूरे का पूरा फ्रॉड नीरव मोदी का हुआ, वो तो नॉन फंड बेस्ड की वजह से ही हुआ ना अल्टीमेटली। और फ्रॉड्स आपके डिपॉजिट्स में हो रहे हैं, फ्रॉड्स आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में हो रहे हैं, फ्रॉड्स आपके गारंटीज में हो रहे हैं। किस एरिया में आपके फ्रॉड नहीं हो रहा? फ्रॉड तो सब जगह हो रहे हैं। फ्रॉड आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स में हो रहे हैं। और जितनी छोटी ब्रांचेज हैं उनमें तो दोज ब्रांचेज आर मोर डिपॉजिट ओरिएंटेड, उनमें डिपॉजिट के फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस हैं बेसिकली, इफ यू रियली आस्क मी। और अगर हम ये नहीं चाहते
कि भाई रूरल ब्रांचेस का ऑडिट हो, तो हमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हम ये नहीं चाहते कि एग्रीकल्चरल एडवांसेस का कुछ पता भी लगे कि नॉन परफॉर्मिंग है या नहीं है। और हम सब जानते हैं कि 11 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है एग्रीकल्चरल एडवांसेस का, और वो उसमें से 10 लाख करोड़ तो डेफिनेटली एनपी है। हम उसमें एंट्री लास्ट में जाके डाल देते हैं कैश रिसीव्ड कैश पेड, बस और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एक्चुअली, रेस्ट इज ऑल हम्बग। और अभी हम ये कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ का क्रेडिट कर देंगे उसके अंदर। तो इसीलिए ये और भी ज्यादा जरूरी है कि स्मॉलर ब्रांचेस का ऑडिट हो, क्यों नहीं हो बेसिकली। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप लोगों को ये टेकअप करना पड़ेगा। जहां तक सेंट्रल स्टेटस ऑडिटर्स का सवाल है, they are not going to take a stand. Let me be very clear about it. For various reasons. और उनको तो ये वो कह रहे हैं कि 90% एडवांस का ऑडिट हो गया। अरे डिपॉजिट्स का कितने का ऑडिट हुआ ये तो बता दो मुझे। मैं फिर एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने आरबीआई को भी जो चिट्ठी लिखी उसमें यही लिखा कि आप फीस भी जो हमारी फिक्स करें वो बिजनेस के ऊपर फिक्स करें, हमारी फीस एडवांसेस के साथ लिंक मत करें। मैंने ये भी लिखा कि जो हमारा ऑडिट का क्राइटेरिया है वो बिजनेस के साथ लिंक होना चाहिए, एडवांसेस के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में पूरी पढ़ूं तो सिर्फ एडवांसेस थोड़ी ना कवर कर रहा हूं, मैं पूरे का पूरा बिजनेस कवर कर रहा हूं, मैं कैश मैनेजमेंट पूरी की पूरी कवर कर रहा हूं, मैं आरबीआई मैनेजमेंट पूरी की पूरी कवर कर रहा हूं, आरबीआई अकाउंट की, मैं दूसरे बैंक्स के अकाउंट्स के पूरी मैनेजमेंट कवर कर रहा हूं, मैं जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस है उसको पूरा कवर कर रहा हूं, मैं सस्पेंस अकाउंट्स की एंट्रीज को पूरा कवर कर रहा हूं, इनऑपरेटिव अकाउंट्स को पूरा कवर कर रहा हूं, आपके ये जितने वैल्यूएबल स्टेशनरी है उसको पूरा कवर कर रहा हूं। तो कौन सा ऐसा एरिया है जो मैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में कवर नहीं कर रहा? बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि इट गोज ऑन टू द डेफ ईयर बेसिकली। मैं जो 2-3 सेमिनार आरबीआई के साथ पीछे हुए, दोनों तीनों में एक बात की कि आपने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को बनाया, बहुत बढ़िया किया, पर उसमें कुछ ऐसी चीजें जो कर ही नहीं पाएगा ब्रांच ऑडिटर, आप कितनी भी कोशिश कर लेना वो नहीं कर पाएगा, कल वो फंस जाएगा इसी चक्कर में। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता। आई थिंक वी फॉर्म्ड ए ग्रुप, उस ग्रुप की पूरी रिकमेंडेशंस हैं जो इंस्टीट्यूट को गई हैं, और आरबीआई और इंस्टीट्यूट ने ग्रुप बनाया था, और वो रिकमेंडेशंस के ऊपर कुछ आगे चला नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया आप ये पता करो कि भाई जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वो फीड हो रहा है नहीं हो रहा, अरे फीड तो सेंट्रल लेवल पे हो रहा है यार, ब्रांच लेवल पे फीड थोड़ी ना हो रहा है बेसिकली इंटरेस्ट रेट भी। I will touch upon some of the issues which are very important and which are very significant. पर मेरा एक ही गुजारिश है, मुझे ये लग रहा my heart today bleeds for the people in the मुफस्सिल टाउन्स। मुफस्सिल टाउन्स में प्रैक्टिस जीरो हो जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो इनकम टैक्स के ऊपर जीवित थे, वो आपके जीवित थे टैक्स ऑडिट के ऊपर, वो आपके जीवित थे जीएसटी ऑडिट के ऊपर, वो आप जीवित थे ब्रांच ऑडिट के ऊपर। और हो क्या रहा है, जीएसटी ऑडिट विड्रॉ हो गया, ब्रांच ऑडिट मिलना नहीं है, और जो आपका टैक्स ऑडिट है उसकी लिमिट कहीं से कहीं बढ़ गई, और इनकम टैक्स फेसलेस हो गया। तो मुफस्सिल टाउन में प्रैक्टिस क्या बची? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आफ्टर ऑल आज अगर मैं पूरे रीजन में अपने ये समझता हूँ कि 60,000 65,000 मेंबर हैं, उसमें से करीबन 20,000 मेंबर तो मेरा मुफस्सिल टाउन्स में भी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं। So that is what I am trying to say. I am talking of North region only. I am not talking of the country as a whole. Country as a whole may have the similar problems all over the country. और इसमें होगा क्या? The unrest in the mufassil towns, in the professionals will be great, and probably the entry to the chartered accountancy will decline very badly. That also I can tell you in the mufassil towns without saying. क्योंकि जो लोग ये समझते थे भी यहाँ पे करके सीए घर पे बैठ के अपना कुछ प्रैक्टिस करेंगे, all those things are going to go. Anyway, let me come back to the long form audit report. But thanks that you raised this issue so that I could say whatever I want to say. क्योंकि दिल में बहुत कुछ है एक्चुअली कहने को, पर कई बार ये भी बेटर होता है कि ना बोला जाए कहीं पे, क्योंकि हम बड़े बड़े कामों में लगे, छोटे कामों में लगे नहीं हुए बेसिकली। हम सब के सब we want the bigger things to be, bigger pictures to emerge, but we don't want the smaller picture to be corrected. तो पहले हम घर की जो पिक्चर है मेरी वो लगी हुई उसको करेक्ट करें, वो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं पे। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस बड़ी सिग्निफिकेंट है।
शशि जी ने कहा कि बहुत सारी चेंजेस जो हुई हैं वो सिर्फ इसलिए हुई हैं कि भाई जो चीज वो पहले नहीं जो पहले मांगते थे हम नहीं देते थे, इसलिए चेंजेस नहीं। मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंस रख रहा हूँ। ये चेंजेस हुई इसलिए है क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। जब शशि जी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और फॉर्मेट देके पूछ लिया जाए कि आपने कौन कौन सा अकाउंट एग्जामिन किया है, कौन कौन सा अकाउंट, ये नहीं पूछा कितने अकाउंट, अकाउंट का नाम पूछ लिया, अकाउंट की आउटस्टैंडिंग पूछ ली, और ये कह दिया गया है कि जितने लार्ज एडवांसेस हैं उसमें तो आपने ट्रांजैक्शन ऑडिट करना है और वो पूरा करना है, उसमें कोई टेस्ट चेक नहीं है। और जो छोटा एडवांस है, जो लार्ज एडवांस में कवर्ड नहीं है, और लार्ज एडवांस को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि विच इज मोर देन 10% ऑफ द फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस और ₹10 crore विच एवर इज लेस। पहले ये डेफिनेशन 5% और 2 करोड़ पे थी बेसिकली, परंतु आपसे किसी ने ये नहीं पूछा था कि अकाउंट कौन सा चेक किया। इसका मतलब ये है कि आपको एक तो लार्ज एडवांसेस पूरे डिफाइन पहले जाके निकालना पड़ेगा कि लार्ज एडवांसेस कौन कौन से हैं। लार्ज एडवांसेस निकाल के उनके अकाउंट्स के नाम लेके उनकी हर उसकी सैंक्शन लेटर, उसकी रिन्यूअल लेटर, उसकी रिव्यू लेटर, उसकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसकी ऑपरेशन, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सब कुछ चेक करना है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये सैंपल में छोड़ दिया, नहीं छूट सकता, क्योंकि आपको उन अकाउंट्स के नाम देने हैं पूरे के पूरे। और किसी अकाउंट में अगर गलती मिले कल तो आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जो छोटे अकाउंट्स हैं उसके बारे में आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें जनरल गलतियां क्या हैं। कि जनरल गलती ये है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा, उसके स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रहे, उस पे उन्होंने कहा आप कंप्लायंस टेस्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहां तक सवाल लार्ज एडवांसेस का है वहां पे आप कंप्लायंस टेस्ट नहीं लगाएंगे। वहां तो आपको हर सूरत में सब्सटेंटिव चेक्स लगाने पड़ेंगे, और अगर आपने सब्सटेंटिव चेक्स लगाने हैं तो यू आर आई थिंक द टाइम फैक्टर एज वी ऑल से रिक्वायर्ड will be seen by everybody in the times to come. और दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये पूछ लिया गया है कि भाई आपने क्या ब्रांच ने SM में 0, SM में 1, SM में 2 की क्लासिफिकेशन की है, और की है तो ठीक की है या नहीं की है, और अगर गलत है तो किन किन अकाउंट्स में गलत। पहले तो हम लोगों को ये तो बताएं कि SM में 0, SM में 1, SM में 2 है क्या, और फिर उन अकाउंट्स की डिटेल लेनी पड़ेगी। उन अकाउंट्स की डिटेल लेने के बाद उसका ऑडिट करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा कि वाकई में इसकी ठीक है या नहीं है पोजीशन। आपसे ये पूछ लिया गया कि जो इंटरेस्ट रेट आपका सैंक्शन लेटर में था या रिव्यू लेटर में था या रिन्यूअल लेटर में था, वही इंटरेस्ट रेट लगा है या नहीं लगा है। हाँ जी अनिल जी। चोपड़ा साहब, जो SMA 0, 1 and 2 जो अकाउंट्स हैं वो तो हम बैंकों में एक तरह से ऑलरेडी ऑटोमेटेड कर चुके हैं। बैंकों में तो इसको इस तरह से ब्रांच ऑडिटर से एक बार चेक करवाना, तो ये तो बेसिकली अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको इंटरनल कंट्रोल लेवल पे ही चेक कर लेंगे कि वेदर दैट सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ब्रांच। कुछ इसी तरीके की रिकमेंडेशन अनिल जी हमने दी थी कि कुछ चीजें नहीं चेक करवानी चाहिए ब्रांच ऑडिटर से, कुछ तो डुप्लीकेशन है और कुछ वो कर नहीं पाएगा। सीधी सी बात ये है, क्योंकि जो पॉइंट इंटरनल कंट्रोल्स के हैं और जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में चेक कर सकता है, व्हाई शुड ही बी डूइंग इट। और दूसरी बात ये है, मैं एक बात बताऊं, आपसे ये पूछा गया कि भाई जो इनका CBS सिस्टम है वो ऑपरेट वाकई में जो आइडेंटिफिकेशन है NPS की वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि कर रहा है या नहीं कर रहा, परंतु अगर आप एग्रीकल्चरल एडवांसेस में जाए, मैं बता सकता हूँ जिस बैंक का हमने ऑडिट किया, हर क्वार्टर में
हजार हजार अकाउंट ऐसे हम आइडेंटिफाई करते थे जिनमें 3 साल से पेमेंट नहीं आई हुई और वो अकाउंट परफॉर्मिंग थे, और हम ये कह रहे थे सीबीएस सिस्टम इज ऑपरेटिंग एब्सोल्युटली परफेक्टली वेल। ईस्टर्न रीजन में तो एक ऑडिटर ने पता नहीं 5-7 हजार अकाउंट निकाल के लाया, तो वो ये कह रहा है कि बताओ कौन सा सिस्टम कैसा ऑपरेट कर रहा, और वो लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का, इसमें भी कोई शक नहीं है, और हम कहते हैं उसके सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है। तो ऑडिटर की जो जान मारी है, आप उसको इमेजिन करिए कि क्या है। आप ऑडिटर से ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट फीड होना चाहिए, जो रिन्यूअल के टाइम पर, रिव्यू के टाइम जो फीड होना चाहिए, वो फीड हुआ या नहीं हुआ। एक बात तो पक्की है, आपने सैंक्शन लेटर लिया और फिर आप ये कह रहे हैं कि उसमें कहीं डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है कोई। इसका मतलब एक बात बिल्कुल पक्की है कि आप जो लास्ट सैंक्शन लेटर है या लास्ट रिन्यूअल लेटर है, लास्ट रिव्यू लेटर है, उसको लेके आप बैठ जाएंगे, फिर ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट इस पे किस डेट से यही लगना शुरू हुआ। यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट, और आपको अपनी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि ये ठीक है या नहीं है अल्टीमेटली। अब ये ब्रांच ऑडिटर के बस की बात है या नहीं है। आप उससे ये पूछ रहे हो कि इस ब्रांच के अंदर कितने सिस्टम रन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन कहां से आया, नीरव मोदी से उठ के आया कि वहां पे क्योंकि 2 सिस्टम लिंक नहीं थे, इंटरलिंक नहीं थे। अब आप ब्रांच ऑडिटर से ये पूछ रहे हैं, भाई ये तो सेंट्रल मैनेजमेंट बताए ना कि सब जगह एक ही सिस्टम लागू है। व्हाई डिड द सेंट्रल मैनेजमेंट अलाउ मोर देन वन सिस्टम इन अ पर्टिकुलर बैंक। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब बीओबी का और दूसरे बैंक का मर्जर हुआ, कौन सा, वो विजया बैंक का, फ्रैंकली स्पीकिंग अनिल जी, उसमें ये है कि बीओबी वाला ने एक सिस्टम अलग कर रखा, उस पर लिखा हुआ विजय बैंक, दूसरे पे कर रखा बीओबी। आपने इंटीग्रेशन सिस्टम की नहीं, आप उसको सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आए नहीं, आपने मर्जर कर दिया बैंकों का। अभी इंडियन बैंक वाले ने 3 दिन तक अपना सिस्टम बंद करे रखा, नो ट्रांजैक्शन वर अलाउड, क्योंकि जो इलाहाबाद बैंक का सिस्टम था वो अलग था, इनका सिस्टम अलग था। अब इंटीग्रेट अब कर रहे हैं, अरे यार मर्जर से पहले इंटीग्रेट करवाओ ना, करवाना तो। द प्रॉब्लम इज we are leaving the things to be done by the auditors, which they should not have been doing. Someone else should have been doing this. There should have been a report from someone else, basically with regard thereto. But the problem is कि जो हम बोले वो कोई सुने तो सही कहीं पे। RBI is in no mood to listen somewhere or the other. आपसे वो जो मैं एडवांसेस वाली बात कर रहा था शशि जी, उसको जरा सुनिएगा, चार्ट क्या कहता है मेरा, जो मुझे क्या देना है। List of accounts examined for audit, account number, account name, balance as at the year end funded, balance as at the year end non funded, total। नीचे जाके क्या पूछता है आपसे, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांच, ये परसेंटेज एग्जामिन्ड, तीनों अकाउंट्स के अलग अलग करने हैं। फंड बेस्ड का परसेंटेज आपने क्या लिया, नॉन फंड बेस्ड का क्या परसेंटेज लिया, और आपने टोटल का फिर परसेंटेज क्या वर्कआउट किया। आप इमेजिन कर लीजिए हमारे लोग तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और क्या लिख के आएंगे उसमें। I don't think I have to comment upon that, but frankly speaking, if you ask me, it is a Herculean task. There is no doubt about it. फिर वो कहता है क्विक मोर्टेलिटी केसेस, वी वर सपोज्ड टू एग्जामिन क्विक मोर्टेलिटी केसेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इसकी तो रिटर्न जाती है, इफ यू रियली आस्क मी। वो कहता है क्विक मोर्टेलिटी केसेस कितने हुए, उसका हर एक का तो अकाउंट नंबर दो, अकाउंट का नाम दो, और बैलेंस एज एट द ईयर एंड दो। मतलब कि जो आज आपने सैंक्शन किया, जो 12 महीने के अंदर अंदर अकाउंट मर गया, उसकी सारी डिटेल आपने वर्कआउट करनी है। और अगर आपने कहीं पे उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है, कहीं पे आपने वो गफलत की है कि भाई इसको किसी तरीके से बचा लें, तो वो ऑडिटर की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो एज पर आरबीआई नॉर्म्स है, ये भी ब्रांच ऑडिटर को बताना है। और आपसे ये पूछ लिया कि जो रिस्ट्रक्चरिंग इस ब्रांच में हुई है, जिस अकाउंट में भी हुई है, जिस अकाउंट में भी हुई, वो रिस्ट्रक्चरिंग आपने कंट्रोलिंग ऑफिस को बताइए या नहीं बताइए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, हमारा ब्रांच मैनेजर तो किसी भी दिन उठ के मार्जिन बदल देता। मतलब कि अगर डेटर्स के अगेंस्ट पहले मार्जिन 50% था तो अब 30% कर दिया,
अगर पहले स्टॉक्स के अगेंस्ट मेरी मार्जिन 15% थी तो अब 10% कर दी। अब ये सारा काम अगर ब्रांच ऑडिटर को देखना है तो आप टाइम तो देंगे उसको, फीस भी देंगे, फीस तो बढ़ने वाली है मेरे ख्याल में, मिनिमम 20% फीस बढ़ने वाली है इस साल में। उससे बल्कि जलन और पैदा हो जाएगी, जिनको नहीं मिलेगा वो ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे कि यार फीस भी बढ़ गई और इस साल मिला भी नहीं काम। बेसिकली फीस बढ़ने वाली है 100%, परंतु काम नहीं मिलने वाला। काम उन्हीं के पास रहेगा जिनके पास चल रहा है। मेरे ख्याल कहीं कहीं पे कोई बहुत ही किस्मत वाला होगा जिसको मिल जाएगी इस बार ब्रांच ऑडिट, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिलने वाला है। फिर वो पूछते हैं वेदर इंटरेस्ट रेट इज रिव्यूड पीरियोडिकली। ये ब्रांच ऑडिटर ने बताना है बेस्ड अपॉन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द पार्टी। अरे भाई, अगर ब्रांच ऑडिटर ने 2 दिन में या 3 दिन में ये सब कुछ निकाल के देना हो तो फिर कंकरेंट ऑडिटर किस लिए? हमने शायद ये लिखा है कि ये कुछ जॉब्स जो है ये कंकरेंट ऑडिटर के पास होनी चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की हो, चाहे वो दूसरी बातों की हो। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव बीन विद द कंकरेंट ऑडिटर. This should not be with the central, with the statutory branch auditor for that matter. Let the statutory branch auditor do. उसमें अगर true and fair देखना तो वो देखेगा। उस पे आप NPA आपने उसको अगर एडवांसेस की सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है तो आप उसको नॉर्म्स पूछ लीजिए कि उसने जो भी मेरी NPA की इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स हैं वो हुई है या नहीं हुई है। और फिर एक क्वेश्चन जो मैं गोपाल जी हर साल अब मैं और मेरे ख्याल अजय जी बोलते रहे, पूछ लिया गया इस बार, Have you come across cases of frequent renewal or rollover of the short-term loans? हम कहते थे कि भैया ये रिन्यूअल जो है बार बार हो रही है, इसको पकड़ो। तो लोग बार बार पूछते हैं ये रिव्यू और रिन्यू में क्या है जी? कुछ नहीं जी, कितनी बार भी कर लें। इस बार उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिया। और अगर आपने लिखा कि ये तीसरी बार रिन्यूअल हुआ और एनपीए में कैटेगराइज नहीं किया तो आपको पकड़ लेगा कोई ना कोई आगे। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। No, this question is actually trying to take care of that. और शॉर्ट टर्म लोन्स का भी वही है कि शॉर्ट टर्म लोन को जिस वक्त भी आपने 2 बार से ज्यादा कहीं पे रोल ओवर किया और आपने ये नहीं कहा कि ये एनपीए है, the responsibility is yours. So through the long form audit report, they are going to catch hold of you at many places if you really ask me. वो कह रहा है whether correct and valid credit rating if available. वैलिड क्रेडिट रेटिंग, इसका मतलब ये कि मुझे ये देखना पड़ेगा जो क्रेडिट रेटिंग लास्ट हुई थी वो आज वैलिड है या नहीं है। और अगर उसके बाद नहीं हुई है तो फिर तो मुझे उसके कारण देखने पड़ेंगे। और क्रेडिट रेटिंग क्यों नहीं होगी दोबारा से? क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा तो अकाउंट किसी और कैटेगरी में पड़ा होगा और उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना होगा। और ये आगे पूछ लिया of the credit facilities of the bank borrowers from RBI accredited credit rating has been agencies has been fed into the system or not. ये भी internal control का point है, should have been taken care of somewhere else, but somewhere or the other you are putting all the responsibility on the branch auditors. ये question मुझे समझ नहीं आया अनिल जी, इस पे अगर आप कोई रोशनी डाल सकें, क्योंकि हमने आपस में भी चर्चा की है उस ग्रुप के अंदर भी। Did the bank provide loans to companies for buyback of shares of league securities? ये बेचारा ब्रांच ऑडिटर कहाँ से निकालेगा यस और नो का क्वेश्चन यार। और आपने उसको दे दी कोई भी फैसिलिटी और उसने बाई बैक कर ली जाके, फिर क्या करोगे? सर कल परसों ना एक बड़ा अच्छा जोक आ रहा था। वो कह रहा था एक आदमी बैंक के सामने खड़ा था, बोले सर मुझे लोन दे दो, आपका बैंक खरीदना है। आपका बैंक, वो मैंने पढ़ लिया, वो जोक मैंने पढ़ लिया जी, आपका बैंक खरीदने के लिए मुझे लोन दे दो बेसिकली। तो व्हाट वन इज ट्राइंग टू से इज आई विल लाइक टू, फिर आपसे ये पूछा गया कि कौन कौन सी एलसीज डिवॉल्व हुई है, एलसीज की डिटेल्स देनी है आपने। आपसे ये नहीं पूछा गया कि अकाउंट जो है वो गलत रन कर रहा है, क्या कर रहा है। गारंटीज कौन कौन सी इन्वोक हुई है उनकी डिटेल देनी है। आपसे ये पूछ लिया गया कितने केसेस में एनसीएलटी में केस भेजने के लिए अप्रूवल मिली थी और ब्रांच को कन्वे हो गई थी परंतु आपने एनसीएलटी में केस फाइल नहीं किया। कितने केसेस में एनसीएलटी की अगर कोई ऑर्डर आया वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ।
ये सब चीजें आप ब्रांच ऑडिटर से एक्सपेक्ट करने के लिए। सो माई हम्बल सजेशन इज कि भैया ब्रांच ऑडिटर ना हुआ बेचारा, वो हो गया एजेंट सीबीआई का कि वहीं पे बैठा रहेगा और वो ढूंढता रहेगा कि भैया इसमें क्या करना है। और अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि मॉनिटरिंग में गलती है किसमें, अब आपसे ये पूछा गया कि भाई ये बता दो कि मेजर डेफिशिएंसीज क्या है। और आपसे ये पूछ लिया गया कि जो 5 स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं, जैसे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कहते हैं 50 स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो कौन से गड़बड़ में है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे ब्रांच ऑडिटर से ये पूछा गया कि 5 अकाउंट ऐसे बता दो जो स्टैंडर्ड है पर जिनमें प्रॉब्लम्स बहुत है। और आपने वो अकाउंट्स बताए जिनमें रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बाहर। तो फिर क्या होगा, आपको लिखोगे तो सही ना कि हाँ ये अकाउंट प्रॉब्लम में है पर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करता रहा, तो फिर भैया इसको एनपीए क्यों नहीं किया। तो ये सब चीजें मेरा जो कहना है आपसे, मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं। और एक क्वेश्चन और पूछा गोपाल जी, इज डीपी प्रॉपरली कंप्यूटेड? इसका कौन जवाब देगा यार? ये तो स्टॉक ऑडिटर ही जवाब नहीं देता इसका। तो स्टॉक ऑडिटर ही गोलमोल लिख देता, मुझे ये भी मिला नहीं, मुझे ये भी मिला नहीं, मुझे ये भी मिला नहीं। और आप ब्रांच ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये लिखे कि वेदर द डीपी हैज बीन करेक्टली कंप्यूटेड। हम ये कह सकते हैं कि भी आप ये पूछ लो कि क्योंकि इज प्रॉपरली कंप्यूटेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स और एज पर बैंक्स नॉर्म्स। एसबीआई वाला कहता है भी क्रेडिटर्स घटाने नहीं, आईपीए का सर्कुलर कहता है कि आप क्रेडिटर्स घटाने। तो किसका मालूम है? ये हमने क्वेश्चन रेस किया, ग्रुप के अंदर भी रेस किया कि जब मैं डीपी कैलकुलेशन की, और ये जब आपसे पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन इज डीपी प्रॉपरली कंप्यूटेड, ये आपसे पॉजिटिव असर्शन है, आप असर्ट करोगे इसको, इसमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, इसमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है। ये तो सर्टिफिकेट है कि हाँ डीपी प्रॉपरली कंप्यूटेड है। और अगर आप ये कहते हो किसी में नहीं है तो फिर उन केसेस के नाम दे दो कि कौन कौन से केसेस में डीपी प्रॉपरली कंप्यूटेड नहीं है। मैं ये कहता हूँ जिसमें 3 महीने से स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, एनपीए तो हम कहते हैं उसको कभी जिसकी 6 महीने से नहीं आई स्टॉक स्टेटमेंट, पर जिसकी 3 महीने से नहीं आई उसकी प्रॉपरली डीपी कंप्यूटेड है क्या? और जो हम बार बार बात करते थे कि भाई पिछले सालों का अगर मैं देखूं बैलेंस शीट और उसकी रिटर्न्स के साथ उसको कंपेयर करूं तो उसमें ये पता लगता है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट में स्टॉक और डेटर्स हमेशा कम है और क्रेडिटर्स हमेशा 3 गुना ज्यादा है। तो उसको देख के मुझे हिंदी निकालना पड़ेगा कि क्या है। उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट को भी तो बेस बनाना पड़ेगा ना किसी सूरत में। सो आई थिंक द लाइफ हैज बिकम मिजरेबल फॉर द ब्रांच ऑडिटर। तो मैं इनको छोटी चेंजेस नहीं समझ रहा हूँ। टू मी दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल चेंजेस which are going to make the life of the auditing profession very very tough. एक बात जो हम बार बार कहते थे गोपाल जी, अगर आपको याद कि भाई रिव्यू हो जाता, रिव्यू हो जाता, परंतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती नहीं। पूछ लिया क्वेश्चन है इस बार, whether the latest audited financial statements are obtained for accounts reviewed or renewed during the year. क्या मतलब? आपने डलवाए सर क्या? मैंने नहीं डलवाए बॉस, हम ये बोलते रहे हैं, हम ये बोलते जरूर हैं, पर मैं तो इसका पार्ट ही नहीं था, इस कमेटी का पार्ट नहीं। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड। इसमें ये इशू उठ रहा था कि बार बार कि भाई ये रिन्यू करने के वक्त बैलेंस शीट्स पुरानी होती हैं। तो हम लोगों ने भी अपने बैंक्स में ये इंसिस्ट किया था कि यू नीड नॉट वेट फॉर क्लाइंट्स टू सी सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एमसीए की साइट पे जाओ और लेटेस्ट वहां से बैलेंस शीट वहां से डाउनलोड करो और उसके बेस पर आप इन्होंने करवाया, ये इन्होंने करवाया, मैंने नहीं करवाया। कराया नहीं सर, वो जरूरी था कुछ ना कुछ उस पे, क्योंकि ना सिर्फ वो सबमिट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको कहा कि आप वेट मत करो उसकी, आप एमसीए साइट से निकलो। फिर एक क्वेश्चन और आ गया। पहले तो हम
समझ पूछते थे भी स्टॉक ऑडिट करवाया नहीं करवाया, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। डिटेल्स ऑफ केसेस वेयर स्टॉक ऑडिट वाज रिक्वायर्ड बट वाज नॉट कंडक्टेड, और उसके आगे एक और क्वेश्चन डाल दिया, वेयर स्टॉक ऑडिट वाज कंडक्टेड बट नो एक्शन वाज टेकन ऑन एडवर्स फीचर्स। तो इसका मतलब सब केसेस में आपको स्टॉक रिपोर्ट तो पढ़नी पड़ेगी ना, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। अब आप कह सकते हो मैंने नहीं पढ़ी, आपको पहले तो ये पूछना पड़ेगा किस किस केस में स्टॉक ऑडिट होना चाहिए, दूसरा पूछना पड़ेगा किस किस में आपने ऑर्डर किया करने को। तो आपको एक क्वेश्चन का एक ये भी बनाना पड़ेगा कि जिसमें होना चाहिए था पर करवाया नहीं आपने, फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि जिसमें ऑर्डर किया था पर उसका हुआ नहीं, और फिर जिसमें हुआ था रिपोर्ट नहीं, उसके एडवर्स फीचर्स मैंने इम्प्लीमेंट उसको रेक्टिफाई किया या नहीं किया। सो मैं तो कई बार ये सोच रहे हैं, हम खुद ही सोच रहे हैं कि यार एज ए ब्रांच ऑडिटर how will somebody be able to fulfill? After all, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कहीं ना कहीं तो ब्रांच ऑडिटर होगा, 3 ब्रांचेस में तो कम से कम ब्रांच ऑडिटर होगा, वो भी कैसे करेगा? आप कुछ भी करते रहे, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम। जो पहले ये था कि भाई आपके जो 10 लाख से ऊपर के वो ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, अब उन्होंने वो लिमिट ही हटा दी। उन्होंने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया है कि मुझे कई चीजें पूछनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा इंडिकेट द केसेस ऑफ एडवांसेस टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज with limits beyond that is set by the bank where the branch has not obtained the duly audited accounts of the borrowers। तो हर बैंक अपनी पॉलिसी बना सकता है, हर बैंक की जो पॉलिसी है वो लेनी पड़ेगी, और फिर उसमें ऑडिट हुआ या नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। तो हर बैंक तो एक बात तो करता ही है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ यार, और टैक्स ऑडिट नहीं तो 4480 वगैरह ले आओ। तो मेरे हिसाब से वो सब चीजें जो है those are going to come। Does the branch have on its record a due diligence report in the form and manner required by the Reserve Bank of India in respect of the advances which are consortium advance? मतलब कि जहां पे कंसोर्शियम एडवांस है, आपको ब्रांच मैनेजर से पूछना कि ये बता दो तुमने ड्यू डिलिजेंस किया था नहीं किया था। अगर आप लीड बैंक हो तो आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप लीड बैंक नहीं हो तो सब बैंक से आपको चाहिए। तो मैं ये सब क्लॉजेस अल्टीमेटली अजय जी ने करनी है, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। एक उन्होंने और बड़ा भारी क्वेश्चन हमारे लिए खड़ा कर दिया, हमने कहा कि भी आरबीआई को बताओ तो सही क्या है ये, whether there is a substantial deterioration in the value of security during the financial year। पहले तो बड़ा क्लियर था एनपीए नॉर्म्स में 50% वाला, अब वो कह रहा है सब्सटेंशियल डेटेरियोरेशन। अरे डिफाइन तो करो व्हाट इज सब्सटेंशियल डेटेरियोरेशन। 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, क्या है? तो मैं सिर्फ एक लास्ट में सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ। इस बार नया एक सेंटेंस लेके आए हैं, रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स। रेड फ्लैग्स तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर बैंक की अपनी पॉलिसी है टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग अकाउंट्स, कि कहीं पे डाइवर्शन नजर आती है, कहीं पे स्टॉक्स की चोरी नजर आती है, कहीं पे कुछ और चीजें नजर आती हैं। ये रेड फ्लैग अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन है, वेदर द ब्रांच हैज एनी रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स, if yes whether any deviations were observed related to compliance of bank's policy related with red flags account। कि अगर बैंक ने ये कहा कि कहीं पे भी डाइवर्जन है तो उसको आपने रेड फ्लैग करना है, और आप बैलेंस शीट से तो आप जान पा रहे हो कि इसमें रेड फ्लैग रेज होना चाहिए, रेड फ्लैग रेज नहीं हुआ। बैंक ने ये कहा कि जहां पे मेरी सिक्योरिटी में शॉर्टफॉल किसी वक्त 10% से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाए तो उसमें रेड फ्लैग लगाना, वो आपने लगाया नहीं। अगर बैंक की पॉलिसी ये कहती है कि भाई डेटर्स का लेवल मेरा 6 महीने से 9 महीने हो गया या 9 महीने से साल भर हो गया तो रेड फ्लैग करना, वो आपने किया नहीं। कितना काम करेगा ब्रांच ऑडिटर बैठ के? ये सब क्वेश्चंस कॉन्करेंट ऑडिटर्स के हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ये सब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में गया। तो अनिल जी, इसकी लड़ाई ये होनी चाहिए कि कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए और ब्रांच ऑडिट में क्या होना चाहिए। You can't expect a person who is visiting for 3 days to 5 days or 7 days or 10 days to do all these things. It's not possible for him. Humanly impossible for him. Unless you have got the exception reports पे question डाल दिया
कि एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है या नहीं हो रही हैं, और जनरेट हो रही है तो उन पे एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि मुझे मैनेजर से लेना पड़ेगा एज पर पैरामीटराइजेशन कौन कौन सी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन सी रिपोर्ट एक्चुअल में आप जनरेट कर रहे हो और कौन सी उसमें एक्शन भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। DICGC के ऊपर क्वेश्चन डाल दिए हैं, रिजेक्टेड क्लेम्स कौन कौन से हैं, एवरीथिंग हैज कम बेसिकली इफ यू रियली आस्क मी। बाकी तो अजय जी आपको बता दें कि मैंने तो एक ओवरऑल व्यू दिया है, थोड़ा सा डराने के लिए, बेसिकली डराना, क्योंकि मैं खुद डरा हूँ। सच्ची बात ये है कि मन ये कह रहा है कि दिस वी मे नॉट बी एबल टू डू। आपसे ये पूछ लिया जाए कि RBI करेंसी चेस्ट की जो ट्रांजैक्शन है या RBI अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो ओरिजिनेट तो हुई प्रायर टू 31 मार्च और उनकी रिपोर्टिंग हुई 31 मार्च के बाद, वो भी आपने रिपोर्ट कर दी। पहली बात तो मैं यही नहीं बताता ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट कब हुई और फिर उनकी रिपोर्टिंग कब हुई, उसका एक नया पंगा डाल दिया हमारी जान को। तो वो दिस इज ऑल व्हाट रिक्वायर्स टू बी डन। बाकी आई विल रिक्वेस्ट अजय जी टू टेक ओवर एंड टेक अस थ्रू। डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इंटरेस्ट कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच आर देयर नाउ। और मेरे ख्याल से हर ब्रांच ऑडिटर को अपना पूरा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को बेस लेके बनाना पड़ेगा। और अगर आपने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को बेस बना के अपना ऑडिट किया तो आप अपने ऑडिट में फेल नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ किसी भी सूरत में। यू विल सक्सीड इन योर ऑडिट। आपके कुछ छूटता ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि आपको इतना कुछ करने के लिए कह दिया कि उसके बाद कुछ अगर उसके बाद कुछ छूट गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है बेसिकली। आई डोंट थिंक आई हैव टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चोपड़ा सर। एम आई ऑडिबल? यस हाँ बिल्कुल ऑडिबल है जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बहुत अच्छा तरीके से आपने प्यार से हमारे को डरा भी दिया और जाते जाते ये भी कह दिया कोई डरने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ है। अगर आपने अपना LFAR ठीक से काम कर दिया तो फिर कोई आपको कुछ टच नहीं कर सकता। ये सर यही आपकी खासियत है कि पूरा कुछ हंटर भी दिखाते हो, साथ में फिर हमारे को कैरेट भी दिखा देते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स and I will now request Ajay ji to take up the session. Ajay ji, over to you. It is visible. Screen is visible. Shishiji, it is visible. Yes, yes. First of all, I am thankful to team BVSS, my guru Amarjit Chopra ji. I got this opportunity to share my opinion on this revised long form audit report issued by the Bank of India. As a lot of issues have already been discussed by Chopra ji. So I think the trailer has been shown by Chopra ji. Complete picture I will show you. जहाँ तक बात है स्टेप्स लेने की इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे, I was also the member of that group where the recommendation had been sent to Reserve Bank of India for amendment in this format. I think it was sent last month, but so far I had talked with Mr. Prakash ji, Banking Committee Chairman, today morning, and I think nothing has been done by Reserve Bank of India till now. No news on these amendments. Now March will come. I think we should mentally prepare to go with this format. So far there is no discussion by Reserve Bank of India on this issue. So there are some important summary of the points which I can tell all the members we should take care of. चोपड़ा जी ने पहले ही बता दिया, इस बार 2-3 दिन में तो कोई ब्रांच होनी नहीं, टाइम तो लगेगा।
and we have to mentally prepare for this. This long form audit report cannot be filled unless until we will get the reports and audit trails from the bank. But point is this, we have to do our homework in advance before reaching to the branch. Which audit trail we need this time from banks? Which data on the soft copy we need from the bank? And they have to provide it. But for that, we should send a mail to them in advance. If they will not provide these details or audit trails or CBS generated data to us, how auditor will fill the details in the long form audit report? So we have to create evidence that we have asked these details from bank. Then banks have not provided, then we can qualify this report. So that homework we have to do this year. Lot of things we were doing in the earlier year also. There is no issue. As already mentioned in the ICAI guidance note, only thing the specific clause have been given this time. Main important thing is, in this long form audit report, a separate section has been created with regard to provisioning and classification of advances this year. We are telling we are doing, but RBI asks us to confirm all the important points of the IRAC norms, whether you have done it in writing in the through long form audit report, IRAC norms. There are certain issues which Chopra sir has already discussed. There is no other option with us except to take management representation and comment on this, because we cannot do, lot of things are there. Let us see whether RBI come with the rectification or listen the representation made by ICAI on this. And one more thing, this year has come. Up to the last year, we used to say there is a common format long form audit report in all the banks. This time we can find some time there are some changes from bank to bank also, because powers have been given to the Central Statutory Auditor with the approval of audit committee. If they feel, considering the weaknesses of the system of that particular bank, some additional point is to be added to the long form audit report, that can be done this year. So this is the summary. Let us go the point wise. So we are here in the short time, we are discussing only the modifications, not the complete long form audit report. What are the new additions and the modification? Deletions are very less. So we are discussing modification and the additions. In the cash, the word ATM has been added. I think we were doing earlier also, we are issuing this ATM certificate also. So there is nothing new. So ATM word is simply being added in the cash. So there is no need to discuss in detail. There is one other debit and credit originating the statement in the balance account with the Reserve Bank of India and other banks. Only the language has been modified, no major change. Next one, this is very important. What is this clause and how it comes and how we have to check it out, find out. I will tell you the easiest way of doing it. What is this clause basically? Where the branch maintains an account with Reserve Bank of India. First of all, this clause is applicable only to those branches who are maintaining the account with Reserve Bank of India. What we have to see, the following additional matter may be reported. Entries originated prior to but communicated recorded after the year end in relation to the currency chest operation at the branch, another linked branch. For example, I am the auditor of the currency chest branch, and that currency chest branch is not having the account with Reserve Bank of India. But Reserve Bank of India account is with some other branch. So I am the auditor of the currency chest branch. So my branch is depositing cash in currency chest and withdrawing cash from the currency chest. They are passing the daily transaction in that. Who is the owner of the currency chest? Basically, it's the Reserve Bank is the owner. So my branch is passing the entry debited or credited to the Reserve Bank of India, and they are withdrawing or depositing the cash in the currency chest. But they are reporting this transaction to the branch who is maintaining the account to the Reserve Bank of India through inter-branch account. Suppose my branch has withdrawn cash from currency chest. So they will give debit to the cash and credit to Reserve Bank of India through inter-branch. Now this transaction will go to the base branch where the account is being maintained by Reserve Bank of with Reserve Bank of India. They will respond this entry and give debit and credit respectively to Reserve Bank of India. The point why this point has come. Sometimes the currency chest branches are passing the entries
and they are telling their cash. But the branch who is maintaining the Reserve Bank of India account, they have not responded it. They have responded it after 31st of March. Why they should have responded before 31st of March? Now, this clause is applicable to the auditors of the branch which is maintaining the Reserve Bank of India account. The point is the auditor has to find out how many such type of entries which were raised by the currency chest branches up to 31st of March, but the branch has responded after 31st of March. So what auditors should do? Auditors should, because now there was a time long back when the inter-branch accounts were not reconciled. Now every branch, every bank is having a perfect system, and this clause is applicable to all the branches. There is one more clause will come, I will discuss later on. So auditors should ask the list or the exception report, the entries raised by other branches on the branch but not responded by my branch. In this list, we will see there are many entries like this. If there is anything, then auditor should report here in long form audit report and give MOC also for the same. Next, money at short and call notice. These were already given in detail in the ICAI guidance note. Only the specific clause has been added this year. As the year-end balance reconciled confirmed, the specific clause, interest have been accrued. Normally, it is being done by the treasury branch at the corporate office level. So, but there is a specific clause has been added here. This is the loans and advances. This is the concern which we were discussing. Large advances definition has been modified. This year, what is the language? You see there the general instruction. For this purpose, the large advances are those advances in respect of which outstanding balance in excess of 10% of the outstanding balance of the fund based on non-fund of 10 crore, whichever is less. यहाँ तक तो समझ में आता है, ये डेफिनेशन चेंज कर दी, और इस बार इसके बाद जो नीचे की इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Up to the last year, what was mentioned here, large definition, it was 5% of the aggregate advances, 2 crore, whichever is less. But this time, they have specifically mentioned we have to verify both large advances and a non-large both. How they have reflected it. For all the accounts above the threshold limit, the transaction audit and account specific detail to be seen and commented. Whereas below threshold, now they have mentioned below threshold also we have to verify. We were doing earlier, but this time they have specifically mentioned the process needs to be checked and commented upon. Now point is this, above threshold advances, we have to verify transaction audit. We have to do the transaction audit. What is the meaning of the transaction audit? It is a very wide term. Transaction audit means there are large number of transaction account statement is running into the hundreds of pages. How the auditor can do the verification of the transaction audit? What I personally feel, in my opinion, transaction audit means the review of the account. But I think when the institute guidance note come, the institute should clearly limit the scope of the transaction audit. They should clearly specify. I say should give the complete guidance on this. To what extent the scope of this word transaction audit is limited. That we are waiting for the guidance note. Let us see what comes from the institute side. Next is the account specific detail. Large advances format, there is no change. But what is the account specific detail? For example, rate of interest. For example, security valuation, charge detail. In the large account format, there are number of details are being given by the bank. Now, these are the account specific detail we have to verify this time. That is what we have to comment if there is any deviation in that. Below threshold account, process need to be checked and commented upon. And here it is given, the details should be given in the respective column of the long form audit report. So these are the some issues which has come. Now we have to take care. Now the format which Chopra sir was discussing, this time we have to give the list of all the accounts verified by us. I request the members, account which is not verified should not be given in this, because tomorrow, because they are getting the sample of all the account what we are verifying in this format. Next, credit appraisal. This is a newly added clause. Have you come across the cases of the quick mortality accounts? So we have to give this time. We are verifying earlier also. We can easily verify when we get the NPS statement
date of NPA is very important, that we should see when it was sanctioned and when it is declared NPA. Within the 12 months it is declared NPA, that list is to be given this time here. Next come whether the borrower account applicable interest rate is correctly fed into the system. The point is this: when bank is giving us the loan advances statement to us at the year end, it covers the interest column also. For the large accounts, we are doing 100% verification because it is in the general instruction, it is already covered specific detail to be verified for the large advances, and other advances we can do on the test check basis. The point is this: at the year end, we can verify from the statement what is about the interest rate modified during the year. So I request the member, we should obtain an audit trail from the banks that provide the list of accounts or the exception report which contain where the rate of interest had been modified during the year and which with value date. Value date, they will specify effective date from the rate is modified. On the basis of that, we can do some test check basis, or in the large account, we have to do the 100% verification. It is very difficult to verify this. Even in the large account, we have to ask for this audit trail. Next comes next issue, whether the interest rate is reviewed periodically as per the guidance applicable to the floating rate loan linked to MCLR and EBLR. Same thing. Generally, when we will ask bank will say this all modification is being done centrally by the corporate office. When this verification that is modified at the corporate office level, in the system itself, I think it should be the job at the central audit level, but it is to be done by the branch this time. Again, we have to ask the audit trail with regard to the interest modification during the year. We should ask the bank to provide the circulars throughout the year, how many times the base rate or the MCLR or EBLR rate had been changed and whether it has been given effect in the accounts or not. On test check basis, after getting this audit trail and the bank circular, we can verify. Next, this is a newly added clause. Have you come across the frequent renewal rollover of the short-term loan? As Chopra sir has already discussed this issue in detail. Last year, we got a lot of queries from the members about this, and members have done a very, in my opinion, members have classified the account NPAs on the basis of that. But as in this new format, whenever we are giving this a frequent changes have been done, please see whether account is classified NPA. Also give MOC for that. This year, RBI has already issued one circular dated August 21, 2020. It clearly mentions bank should avoid the frequent renewal or the rollover without any justification. Members should read the circular, take the support of this circular. Ask the bank to provide the audit trail again with regard to the account which have been renewed. Then from that statement, we can do that, how many times they have renewed. We have found large number of the accounts where from the 4 to 5 years continuously accounts have been renewed and reviewed in the system without actually doing renewal or the review of the account. Next, whether the correct and valid credit rating, if available, of the credit facilities of the bank borrower from the RBI accredited credit rating agencies. There are basically the 6 agencies which is prescribed by Reserve Bank of India: CARE, CRISIL, Fitch India, ICRA, Breakdown Rating, and SPERA. So every bank its own policy. First of all, we should ask from the bank what is their policy, above which amount that is to be account to be rated. Now after that, we should ask where the credit rating is obtained, whether it is obtained and whether it is correctly updated in the system. Then we have to see whether the rating is valid, because if it is expired, then that is not the valid rating. It means there is no rating. So old rating will continue. So we should give the list where the rating has not been obtained. Where obtained, it has been correctly updated or not. Now, first of all, we should also see where the credit rating is down. At least see why it is down. There must be some poor performance in this account. That is why it is down. So we should look into whether it affects my classification of this account. If yes, then we should comment it here. And if it is account, it should be NPA, then we should classify it. Next comes buyback. I think this issue has already been discussed by Chopra sir. Only thing we should see from the Google, or we should see from the bank, obtain the list of the account where buyback has been done. I think we are awaiting some clarification in this regard from ICAI also, what to do in these cases, because
RBI does not permit at all to do these things. This is a very controversial issue. Next comes documentation. In documentation, advances against the lien, there is only one thing word is added, related accounts. There are two types of lien in the loan against FDs. One is the physical lien, which is been done on the back of the FDR receipt. Another is the system lien. The system lien has also been added. That as auditor we should look into whether the lien on a FD which are pledged against the loan, the lien has been marked or not. Next, again, there is no change in this basically. Is the procedure laid out by the controlling authority of the bank for periodic review of advances. Only the word is added. What is, in your opinion, major shortcoming? We are already reporting this. Only thing, this line has been added, and the reporting period that has been modified in the line of the IRAC norms between 3 to 6 months earlier. Now it is 3 to 6 months. Earlier it was 6 to 1 year and over 6 months. Book debt and stock audit, there is no change. Yes. Is the DP properly computed? It's not updated. Properly computed. This is a newly added clause. It is very difficult to find it out. That Chopra has already discussed. First of all, we should see what is the bank policy in this regard. As per policy, it will be correctly computed or not. Wherever the creditors are to be reduced, they have been reduced or not. In large accounts, we have to verify under the specific detail for all the 12 months stock statement or the book day statement, whether these are available or not. If these are not available, how it is computed. So all these things we have to see in this. If we feel that DP has not been correctly computed, when we are commenting here, it is not correctly computed, whether the account becomes NPA. If yes, then we have to give MOC also. Oh, this is the details. These are specific details have been asked, and we have to report in the long form audit report. Whether the latest audit financial statements are obtained for the account review and reviewed, we are already doing. There is a specific clause is added. Next comes in case of the stock audit reports. One clause is added where the stock audit was conducted but no action was taken on adverse features. Now we have to read all these stock audit reports and see what are the adverse features in that and whether the bank has taken action or not. Next, indicate the cases of advances of non-corporate entities, the limit set up by bank. Earlier there was a limit of the 10 lakhs rupees. Now this limit has been removed by Reserve Bank of India. We should ask from the bank what is the limit set by the bank, and then we should incorporate in our report. Due diligence reports. Every year we were discussing this. Even in the ICAI guidance note also, this has been given from last so many years, but this has been specifically clause has been added. I think this time the long form audit report has been drafted by Reserve Bank of India in such a way member has to read the Reserve Bank RBI circulars also. Then only with the help of the circular we will be able to do this, because for this due diligence issue and consortium and multiple banking, there are 4 circulars issued by Reserve Bank of India. One was issued on September 19, 2008, December 8, 2008, February 10, 2009, and November 21, 2012. This circular speaks in which format the due diligence report is to be taken, who has to sign the due diligence report, and whether in multiple banking there is an exchange of information with the banks or not, whether the account is taken over by one bank from another bank, what information has to be obtained for that. So these circulars, this separate clause has been added in long form audit report. Next issue comes substantial deterioration. If we see the IRAC norm, clause number 4.2.9, if we see that of the master circular, what it speaks, if there is a deterioration in the value of security by more than a 50%, account should be straightforward classified as a doubtful. If the security value is less than the 10% of the outstanding balance, then account should be classified as a loss asset. So if we see this clause is added in the line of this IRAC norm, but here the word substantial deterioration, it differs from case to case. It can be 10% in some large accounts, even 5% or the 10% is a very substantial loss to the bank. So I think we are expecting that ICAI may come with some clarification of this word substantial deterioration, because in the earlier webinars with the at institute level, this issue has been discussed. So let us wait what clarification comes from the institute. Next come whether the branch has any red flag account.
If yes, whether any deviation was observed related to the compliance of the bank policy related to the red flag. As Chopra said, we should see what is the board approved policy of the red flag. Under which circumstances, what are the early warning systems classified by the bank on the basis of which bank has to classify the account as a red flag account. We should ask for the list of the SMA account, fraud account, or RFA classified by the bank. And when we do the audit, if we find there is a certain account is NPA and bank has not triggered the red flag as per the bank policy, then we should comment it over here. RBI has issued one circular dated July 1, 2016, which is amended on the July 3rd, 2017 relating to the fraud. In this circular, under the clause 8.3.4, 42 items of early warning signal has been given in Annexure 2. This is issued by Reserve Bank of India. Apart from that, every bank is supposed to issue its own guidelines with regard to RFA. We have to take one and then we should comment accordingly in this. Comment on adverse features considered significant in the top 5 standard large advances. If my top 5 accounts, now we have to select the top 5 account of the branch and which are standard, then we have to give comment on that if any adverse feature. Now point is this, if my branch is or top 5 standard account already covered in the large advances, then there is no problem. But where there is a no large advances are like 10 crores and above, in that cases we should see which are the 5 other account, top 5 accounts of the branch, which are the standard one. We should give the adverse comments in this long form audit report. Next, this which I was discussing, this time asset classification, provisioning of advances and resolution of stress asset. There is a separate item, separate section has been given in the long form audit report where Reserve Bank of India is asking us to confirm the imported clauses of the IRAC norms in this section. We should confirm it has been complied with. For example, has the branch identified classified advances into standard, substandard, doubtful loss asset? Now it was there. But what is the important thing this time they have added in there? Classified through the computer system without manual intervention. How it is possible for the auditor to verify it? Now, there is no option. When we go to the branch and during the audit, what the branch does? Sir, ये लो हमारी NPA की statement, ये आप check कर लीजिए. And we ask, now we have to ask whether this statement is prepared after manual intervention in the system. Branch with standard reply will be what? Sir, it is done by the corporate office. We have not done any modification. Everything is done by the corporate office. But I am telling you, members, first day, prepare a letter or the mail. Ask the bank, please provide the list and the exceptions wherever any modification done through the manual intervention in the loan statement or the NPA statement. If bank will not provide, certainly I cannot say anything. They accept that, we will say we have asked the exception report from the bank in this regard, same is not available. Because RBI has issued a circular on September 14, 2020 in this regard, asking the bank to maintain the logs of all the exception, that is manual intervention, overriding, including but not limited to the date and time step, with the designation of the staff and how it has been done. So this is the support to us with regard to this clause. We are aiming support of this circular, and by June 21st, bank has to complete that exercise. So if I am auditing, so the March 2021, I will ask the exception reports. If we are getting that exception, then only we can verify. Next comes this clause we were verifying earlier also. Only the Reserve Bank of India has added the word SMA 0, SMA 1, SMA 2. I think in my experience, whatever I have seen, every bank is having a perfect system of classification of the SMA 0, SMA 1 and SMA 2. Please see that if any account we find there is a wrong classification has been done, please make it a part of it. And if we feel account is becoming NPA, then classified and give MOC for that. Next comes list of the accounts in excess of 10 crore which have been downgraded and upgraded with regard to the classification. That we can easily see, there is no issue in that. We have to see which have been upgraded and which have been downgraded.
we should give a list of these accounts over here. Whether RBI guidelines of income recognition and of provisioning have been followed. We were doing earlier also. As we are discussing, only the specific clause has been added and they are asking a confirmation of this. Next comes restructured account. There are 1 and 2. There are 2 clauses have been given. It is a complete compliance of the restructured account classification has been given here and we have to confirm. We were doing earlier also. Only thing we have to specifically confirm whether the RBI guidelines with regard to the restructuring of account have been adhered to or not. Next issue comes now the stress assets. There is a separate clause has been added. Whether the branch complies with the regulatory stance for resolution of stress assets, including compliance with the board approved policy. First of all, we have to ask for please provide the board approved policies with regard to the stress asset. What is that? On the basis of that, we have to see which account they have declared stress, whether the proper tracking is being done, whether the defaults have been timely reporting or not. Now, RBI has issued the 2 circulars in this regard, so we have to comment on this. But for that, we have to take the board policies in this regard. So again, there are a lot of work we have to do in this long form audit report. Earlier, sometime what we have, after completing the audit, then we pick up the long form audit report. This time, absolutely, it is not possible. Both the work audit and the long form audit report, it is a complete audit program. We have to fill it up simultaneously this time. Next comes whether the upgradation in NPA is in line of Reserve Bank of India. Accounts have been upgraded. Now we have to see why it is been upgraded. As per the RBI guideline, account can be upgraded only when all the irregularities have been regularized by the channel. So if now we have to see which we have to obtain the list of the account which were NPA last year, compare with this year. If account has been upgraded, we have to see whether it has been upgraded in the line of the RBI guidelines. If we disagree, then we have to downgrade it. We have to report it here if we disagree. If we disagree, it means we are downgrading. If we are downgrading, the account has to be again become the NPA. Now we have to see all these things. And before commenting, we should ensure that whatever we are commenting, it is affecting my classification, and we have to give MOC for that, then we should give it. Next comes whether there are any account wherein process under IBC is mandated but not initiated by branch. Now what we have to see? What is the bank policy in this regard? Are the list of the cases wherein the process under IBC has been initiated by bank or by any creditor? We should ask that list from the bank. Wherever the IBC process has been initiated, first of all, mandated but not initiated, we should give the list. If it is initiated by bank or the IBC, whether any impact in the provisioning is required, whether the sufficient provision as per guidelines have been made by the bank in these such accounts, that we have to comment. Next come ECGC. First 2 clauses were there in the last LFR also. What we were RBI expect us to confirm. As per rule, we have to we were confirming in the earlier years also, but they want specifically, because what is happening when there is ECGC claim is rejected by ECGC, what we have to do? Because if the account is covered under ECGC guarantee, then we are showing that portion to that extent as secured. But if the claim is rejected, it will become unsecured. If it is unsecured, whether the specific provision while making the provision in such account, that rejection has been considered or not. If not, then we should keep the details there. If we are giving that the claim is rejected, we have to give MOC also if bank is not considered while making the provision that rejected case. So all these things we have to do. One thing more, they have asked the detail. Is the branch prompt in ensuring execution of decrees obtained for recovery from defaulting borrowers? Give an age-wise analysis of decrees obtained and pending execution. Now these details we have to ask from the bank and make it a part of the long form audit report. Next comes whether in the cases
concluded the recoveries have been properly appropriated against principal or interest. This is the IRAC norm guidelines, that if there is a recovery in case of the NPA account which is to be appropriated against principal or interest first as per the bank policy. Now this is a specific confirmation has been asked. We were verifying earlier, but we have to give a specific confirmation in the long form audit report. Next, there is sometimes problems because banks are maintaining they are having the centralized offices, RPC or CPCs who are maintaining the loan documents. When we visit there, we are not sometimes getting the documents. So in the long form audit report, there is separate clause is added. We should give the list of the documents which we have not got from the bank in the centralized processing offices. This is a non-fund based. This is a major change has come this time. There is a clause. What was the clause in the last year? Please give the list of the borrowers with the details of LC devolved or guarantee invoked. In the last year format, it was an outstanding at the year end. We were giving up to the last year the figures of the list of the details of LC devolved and guarantees invoked and outstanding at the year end. Now this time we have to give the list of all the ECs devolved and guarantee invoked during the year. Now we should ask from the bank the very first day, provide the list of all the ECs devolved or guarantee invoked during the year, make it a part of the long form audit report. And when we will get the list of all these accounts, at least we can see from that, we should ask where you have debited it, whether we have to see account is becoming NPA or not in compliance with the IRAC norm circular. One more clause has been added this year. Now you see how drastic it is. We have to be very, very careful in this. List of instances where interchangeability between fund-based and non-fund facilities were allowed subsequent to devolvement of the LC and vindication of the BG. If I should see in the plain language, bank should not do it. Bank are not allowed to do this. What is mean? Suppose I am having non-fund based limits of 100 crore rupees and fund based limit of the 50 crore rupees. Now LC and BG of 50 crore rupees devolved and debited to the operating account. I am reducing now the limit of the non-fund based from 100 to 50 and allowing a limit of increasing the fund based limit of 15 to 100 to accommodate the devolved portion. That is absolutely not allowed in the banking by the Reserve Bank of India. If any branch is doing this, increasing the fund based limit to accommodate the devolved portion of the non-fund based limit, it is not permissible. If anybody is doing, we should give that list in this clause. So this is the work we have to do. So these are the advances. I have discussed only those issues which are modified or added. Now there are a lot of new clauses have been added. We have to work very hard this time with the LFR. Suspense and sundry, there is no major change in this. Only the word 90 days has been added. Next clause. Now you see what it speaks about. Up to the last year, the language was here. Does your test check indicate any unusual item in this account? If so, report their nature and the amount if not. Now, what more line is added here? Are there any intangible items under these heads? For example, losses not provided pending investigation. I think there is some error in the drafting of this language. Intangible item under these head, losses not provided or will not reflect in the books of accounts at all. We have to find it out. We have to dig it out and give it here and give MOC. Suppose fraud has taken place and we don't know what is the potential loss in that. On the basis of the papers and the case study, we came to know bank will lose so much amount and that provision is required. That is intangible. We have to give it and give MOC for that. Next comes. Now these next two clauses are absolutely related to the concurrent auditors. We are requesting to Reserve Bank of India through the representation. Let us see what happens. But assuming that there will be no modification this time, auditors have to verify. Now you see what is this. Whether the scheme of automatic renewal of deposit applies to FCNRB deposits
where such deposits have been renewed, report whether the branch has satisfied itself as to the non-resident status of the depositor and whether the renewal is made as per applicable regulatory guidelines and original receipt and the soft copy have been dispatched. What is that basically? All we know what is the NRE accounts. NRE account is a rupee denominated, FCNR is a foreign currency denominated. Only difference is this. FCNR FDR, which has been removed automatically by the bank, whether the bank has obtained the evidence from the depositor that on the date of the renewal he is NRI. Now, as statutory auditor, I have to verify this. First of all, as statutory auditor, I should know how many FCNR B deposits have been renewed by the system in the branch. First of all, I should note that list. Now, when I will get this audit trail, then only I can verify it. तो भैया अपनी जो लिस्ट देते हो पहले दिन लेटर उसमें लिख के दे दो जरा FCNR B के जितने डिपॉजिट पूरे साल में रिन्यू हुए हैं ब्रांच के अंदर जरा हमको उसकी लिस्ट दे दो तो ब्रांच लॉगिन आईडी के अंदर रिन्यू हुए हैं और जब रिन्यू हुए हैं उनके सैंपल टेस्ट चेक बेसिस पे ब्रांच को दे दो आप और उनसे बोलो जरा हमारे को ये बता दो ये जो रिन्यूअल हुए हैं ये डिपॉजिटर का स्टेटस जिस दिन ये रिन्यू हुए थे वो NRI था या नहीं था उसका एविडेंस दे दो बैंक आपको पहले तो ऑडिट ट्रेल देगी तो हम चेक करेंगे और हम चेक करेंगे तो हम उनको लिस्ट देंगे तो अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम अपना कमेंट बनाएंगे सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली द जॉब ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर and it is a high risk area so far as the bank is concerned and that is why every bank under the concurrent audit report in the risk based audit they are hitting it they are taking it a high risk item so it is being covered already been covered in the inspection audit report and the bank audit report concurrent audit report but we have to do as a statutory auditor this year. Next clause, in the branch is the branch complying with the regulations on minimum balance requirement and levy of charges on non-maintenance of minimum balance in individual saving account. How this clause come into the picture now I am telling you. RBI issued one circular in 2014, November 20, 2014 with regard to the charges of minimum non-maintenance of minimum balance in saving account. Now, what is that circular speaks about? Now, I am telling you. This circular says, बैंक क्या कर रहे थे अगर एक डिपॉजिटर को एक बैंक के अंदर गाइडलाइंस ये है कि 10,000 का मिनिमम बैलेंस पेटेंट अगर नहीं करोगे तो हम 1,000 रुपए आपसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस लेंगे अगर 10,000 का आप मेंटेन नहीं करोगे तो हम 1,000 रुपए मिनिमम लेंगे तो बैंक 1,000 रुपए लगा रहे थे किसी ने 9,000 मेंटेन कर लिया 1,000 मेंटेन नहीं किया तो बैंक ने 1,000 रुपए उसको डेबिट कर दिया आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया भाई साहब आपकी पॉलिसी क्या है 10,000 के ऊपर आपको 1,000 रुपए लगाना है अगर एक आदमी ने 9,000 रुपए मेंटेन कर रखा था शॉर्टफॉल कितना हुआ 1,000 रुपए का तो भैया प्रोपोर्शनेट लो ना आप नॉन मेंटेनेंस तो 1,000 है तो 100 रुपए तो लगाओगे 1,000 नहीं लगाओगे दिस व्हाट दिस सर्कुलर सेज और ये भी तब कब लगाओगे पहले किसी का बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होता मिनिमम तो आप उसको 30 दिन का नोटिस दोगे या तो एसएमएस दोगे या मेल दोगे 30 दिन का और 30 दिन में वो रेगुलराइज नहीं करता है तो आप प्रोपोर्शनेट शॉर्टफॉल के चार्जेस लगाओगे ना कि पूरे चार्जेस नाउ दिस इज व्हाट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू वेरीफाई अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा पहले तो ऑडिटर जाएगा कहेगा साहब जरा मिनिमम बैलेंस जिनके नीचे है लिमिट से उनकी सेविंग की लिस्ट दो लिस्ट देके मैं उनको सैंपल दूंगा निकाल के सैंपल केसेस में पहले तो मैं बैंक से क्या कहूंगा भाई साहब आपने बताओ 30 दिन का नोटिस इशू किया था या नहीं किया था अगर नहीं किया था तो आप चार्जेस लगा ही नहीं सकते अगर किया था तो फिर देख लो आप उनमें कितने चार्जेस लगे देन वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट कोड नाउ दिस इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट दिस ईयर व्हाट वी हैव टू डू in this LFR we have become the concurrent auditor cum statutory auditor this year अब तो ये डिपेंड करता है हाउ फास्ट ICAI is taking with Reserve Bank of India to resolve these issues
नहीं तो हमारे को मार्च में करना पड़ेगा. वी शुड मेंटली प्रिपेयर अबाउट दिस. नेक्स्ट कम whether the system is estimating provided interest accrual. I think this is the same which was earlier, only one word is added, deceased deposited. It was applicable earlier also. No change in this. Gold bullion security, मुझे ध्यान है ये नया जो फॉर्मेट बनना शुरू हुआ था, ये तब बनना शुरू हुआ था जब अभय चोपड़ा जी प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट के. तब उस टाइम ड्राफ्टिंग की गई थी, ये सोच के की गई थी गोल्ड बुलियन और सिक्योरिटी आइटम, क्योंकि बैंक उस टाइम गोल्ड बार्स की परचेज और सेल किया करते थे, पर आज की तारीख में तो नहीं करते. सो दीस देयर आर टू क्लॉजेस एडिड एट दैट टाइम. इट इज नॉट एप्लीकेबल, पर कल को अगर गोल्ड बुलियन एप्लीकेबल हो जाता है तो ये क्लॉज रिलीवेंट हो गए. एज ऑफ नाउ इट विल बी नॉट एप्लीकेबल, बट स्टिल इट विल बी एप्लीकेबल टू दोज ब्रांचेस जिन ब्रांचेस के अंदर आज भी पुराना गोल्ड बार का स्टॉक पड़ा हुआ है. साउथ में आपको काफी ब्रांचेस मिल जाएंगी, इवन नॉर्थ में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको मिल जाएंगी जहां पर गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है. ओनली विद रिगार्ड टू द कस्टडी एंड फिजिकल वेरिफिकेशन, these two clauses are still applicable to these branches. Next comes with regard to books and records, whether there are any software system manual otherwise used at the branch which are not integrated with the CBS. चोपड़ा से already discussed, ये आया नीरव मोदी जी से आया है. इसके अंदर ब्रांच से मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन ले लेना एंड आस्क व्हिच आर द सॉफ्टवेयर देयर व्हिच आर नॉट इंटररिलेटेड एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑडिट रिपोर्ट. आईएएस ऑडिट की कॉपीज ले लेना, रिव्यू कर लेना. वी शुड गिव एनी एडवर्स कमेंट व्हिच आर अफेक्टिंग माय any adverse comment features reported and direct indirect impact on the branch account. We should make it a part of this. Exception report में major changes आया, मैं आपको बता रहा हूँ. There are two clauses. पहले क्या क्लॉज था? पहले था whether branch is generating and verifying नहीं था. Is generating exception report at the periodicity as prescribed. Now this word is added, and verifying. Now what I have to do as auditor? First I should go to the branch, ask, please give me the list of the exception reports which branch is supposed to generate as per the bank guidelines. Number one, take the sample dates. सैंपल डेट्स में बैंक को कहूंगा जी आप ये दिखाओ आपने ये एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट की है नहीं की है. पहला काम तो यही हो गया. दूसरा काम होगा जनरेट तो कर ली, ओके, बट बैंक ने वेरिफिकेशन एविडेंसिंग नहीं करी तो उस जनरेशन का कोई फायदा नहीं. नाउ वी हैव टू वेरीफाई जनरेटेड. जनरेटेड के बाद वेरीफाई नहीं करी तो हम अपने कमेंट्स यहाँ पे दे देंगे जो टेस्ट में किया. अब जो नेक्स्ट क्लॉज एडिट किया वो देखिए क्या है. Whether the system of a bank warrant explicit compliance of the daily exception report and whether there are any major observation pending such compliances at the year end. अब इसका मतलब क्या है ये समझिए. पहले तो जनरेट करें, जनरेट के बाद बैंक ने वेरीफाई की या नहीं की, ये हमने कर लिया. अब जब बैंक वेरीफाई करेगा, why the exception reports are important? I normally say this. The first auditor of the bank is the bank staff, because these exception reports are being generated on day-to-day basis, and next day bank staff is verifying it. अब क्या कहा, वेरीफाई करने के अंदर अगर बैंक स्टाफ को उसमें कुछ गलतियां मिली हैं तो उसकी बैंक रिकॉर्ड रख रहा है नहीं रख रहा गलतियों का, और उसमें से कितनी रेक्टिफाई हो गई और कितनी रेक्टिफाई नहीं हुई. जो रेक्टिफाई नहीं हुई पेंडिंग ऑब्जर्वेशन है वो ऑडिटर को इस रिपोर्ट में डालनी है. नाउ वी हैव टू सी फर्स्ट रिपोर्ट जनरेटेड, सेकंड वेरीफाइड, थर्ड पहले तो जाके बैंक में ये देखेंगे वेरिफिकेशन करने के बाद पेंडिंग के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड बैंक में है या नहीं. अगर नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता. अगर रख रहे हैं तो अब हम देखेंगे कितनी पेंडिंग है. अगर पेंडिंग है तो उसको हमें रिपोर्ट में देना है. अब ये काम है तो कंकरेंट ऑडिटर का, पर एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमको करना पड़ेगा इस बार. नेक्स्ट कम्स, और देखिए ये भी काम कंकरेंट ऑडिटर का है. वेदर द बैंक हैज लेड डाउन प्रोसीजर ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन टू द सिस्टम जनरेटेड डाटा. एक तो मैनुअल इंटरवेंशन आया था लोन्स एंड एडवांसेस का, एनपीए का, जिसका आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया, वहां तक तो समझ में आता. पर ये क्या है, manual integration of system generated data and proper authentication of the related transaction arising therefrom along with
proper audit trail, again the word audit trail of the manual interest has been obtained. सबसे पहले तो ब्रांच में जाएं, ब्रांच में पूछें कि लोन्स की एनपीए स्टेटमेंट के अलावा और कौन कौन सी मैनुअल इंटरवेंशन की ऑप्शंस बैंक में है और उसकी कौन कौन सी ऑडिट ट्रेल निकलती है, ये हमें राइटिंग में लेना है। उसके बाद अगर आपको बैंक ऑडिट ट्रेल दे दे तो आगे काम शुरू होगा। अगर बैंक ने ऑडिट ट्रेल ही नहीं दी तो हमारा काम यहाँ पर शुरू ही नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल बता देता हूं 2-3 मैनुअल इंटरवेंशन के। बैंक ने किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट 10 की जगह 12% लगा दिया और एक्सेस इनकम जनरेट हो गई। अब बैंक क्या करेगा, उस इनकम को रिवर्स करेगा, इनकम को डेबिट करेगा। दैट इज कॉल्ड इन द बैंकिंग मैनुअल डेबिट टू इनकम। तो उसको मैनुअल इंटरवेंशन से एंट्री डाली ना, दिस इज मैनुअल डेबिट टू इनकम। और इस मैनुअल डेबिट टू इनकम की बैंक ऑडिट ट्रेल जनरेट करेगा जिससे ऑडिटर उसको चेक कर सके। सेम वे मैनुअल डेबिट टू इंटरेस्ट पेड, कल कम इंटरेस्ट पे हो गया, अब मैनुअल डेबिट करा, पे किया। देयर मे बी लाइक दिस एनी ऑल अदर, देयर आर सो मेनी modification in the value dating, there are many issues like this if I go, because it is basically the area of the concurrent auditor, but this time we have to ask all these details and we should make it a part of the report. Next come data integrity. अब इसमें क्या कहा दे देखिए, furnish your comments on data integrity. What it includes? Including data entry की data integrity. Number 2, checking of correctness, integrity of data, no back end it's added, which is used for MIS at HO. अब पहली बात तो ये है कि वो सब डाटा जो HO में MIS जनरेट करने के यूज हो रहा है और ब्रांच में अपडेट किया जा रहा है, उसकी डाटा इंटीग्रिटी या करेक्टनेस स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस पर कमेंट करे। हाउ इज इट पॉसिबल कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये कैसे पता लगेगा कि हेड ऑफिस में कौन कौन सी तो MIS जनरेट हो रही है? ये ब्रांच ऑडिटर को नहीं पता लगता, ये तो सेंट्रल ऑडिटर को पता होगा कि हेड ऑफिस में कौन कौन सी MIS जनरेट हो रही है और उस MIS को जनरेट करने के लिए ब्रांच का कौन कौन सा डाटा यूज हो रहा है और उसकी डाटा इंटीग्रिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू वेरीफाई। एक वेबिनार में चोपड़ा सर ने बताया, वहां तक तो मेरे समझ में आता कि जी कंट्रोल रिटर्न्स रिलेटिंग टू एडवांसेस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्युटली, बिकॉज लोन की डिटेल्स, अगर ये वेरिफिकेशन लोन्स की रिटर्न्स तक लिमिटेड है, आई कैन अंडरस्टैंड। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग व्हेन ICAI is issuing guidance note will clarify what is the scope of this clause, to what extent there is a responsibility of the auditor to comment on this. This year guidance note will be very important. I think the institute will come with all this clarification on this. Next comes inter-branch account. This is a very good change which Reserve Bank of India has done. हम हर बार कहते थे जब ये नया LFR आएगा, ये इंटर ब्रांच के जितने 5-6 क्लॉज हैं सब उड़ जाएंगे, एक ही रह जाएगा। अब ये समझ लीजिए अब क्या चेंज आया है इसमें, बस एक यही आया है, does the branch expeditiously comply and respond the communication with the designated head office cell as at the year end, are there any unresponded complied queries or communication beyond 7 days? अब ये लैंग्वेज तो वही है पर इसका मतलब आज की तारीख में बता देता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम में क्या है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस, चाहे वो छोटी ब्रांच हो या बड़ी ब्रांच हो। और इसको ऑडिटर को कैसे चेक करना है ये भी बता देता हूँ। पहले दिन ब्रांच में जाए, मैंने याद है आपको अभी पहले बताया था जो RBI के करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन का, सेम एक्सेप्शन रिपोर्ट विल वर्क हियर। अपनी ब्रांच में जाइए, ब्रांच से 1 अप्रैल को जो उनके डेस्कटॉप पे एक्सेप्शन रिपोर्ट आई है, एंट्रीज रेज्ड बाय अदर ब्रांचेस बट नॉट रिस्पोंडेड बाय माय ब्रांच, वो एक्सेप्शन रिपोर्ट ले लीजिए और उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। अब एक एग्जांपल मैं आप सब बता देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसमें किस तरह की एंट्रीज निकल के आती हैं। मान लिया मेरी ब्रांच ने करेंसी चेस्ट ब्रांच को 10 लाख रुपए कैश ऑफलोड किया, मेरी ब्रांच ने क्या एंट्री डाली होगी, कैश क्रेडिट किया होगा और डेबिट किया होगा करेंसी चेस्ट ब्रांच को।
करेंसी ब्रांच को जब कैश मिला, उन्होंने 10,000 रुपए कैश डेबिट अपने यहाँ कर लिया और क्रेडिट कर दिया मेरी ब्रांच को। जो मेरी ब्रांच ने डेबिट की एंट्री उनको रेज करी, वो उन्होंने वहां पर उसको रिस्पॉन्ड करके रिवर्स कर दिया। ये तो कहानी हो गई है। अब करेंसी चेस्ट ब्रांच ने जब 10 लाख रुपए काउंट किए, उसमें 50,000 रुपए उनको शॉर्ट मिले, तो करेंसी चेस्ट ब्रांच अपनी जेब से तो देगी नहीं 50,000 रुपए। वो क्या करेगी, अपने यहाँ कैश 50,000 क्रेडिट करेगी, डेबिट करेगी मेरी ब्रांच को थ्रू इंटर ब्रांच। इट मींस दे हैव रेज्ड द डेबिट एडवाइस ऑन माय ब्रांच थ्रू इंटर ब्रांच। नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ माय ब्रांच? They should respond to this entry. They should give credit to currency chest branch and respond inter branch transaction, give debit to either profit and loss or to staff or to the customer। पता लगाए कि किसका ये शॉर्टेज था। अब होता क्या है, 31 मार्च को जो करेंसी चेस्ट ने डेबिट एंट्री रेज करी, इंटर ब्रांच में खड़ी कर दी। ऑडिटर को, ब्रांच मैनेजर को पता है ये ऑडिटर ने ये एक्सेप्शन रिपोर्ट तो देखनी नहीं, इसको यहाँ पड़ा रहने दो, अपना शांत रहो। और मैं आपको बता दूं ये क्लॉज ऐड हो गया है, ऑडिटर्स को ये एक्सेप्शन रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। और जितनी डेबिट एंट्रीज या क्रेडिट एंट्रीज अनरिस्पॉन्डेड पड़ी है ब्रांच ऐड पे, जरा उस एंट्री को पिक कर लीजिएगा। और अगर वो एंट्री हम डालें तो मेरे को बैंक में कितना लॉस बुक करना है। देयर इज द पॉसिबिलिटी some debit has to be done to my CC account. If I will debit that amount to my CC account, account will become out of order and it will become NPA. To avoid declaring account NPA, branch has not responded that transaction as on 31st of March. This exception report is very important. This clause has been added, very important. Please look into and take care of. Wherever MOC required, you should give MOC also. Next, regarding frauds, there are 3 clauses. One is newly added, fraud detected, satisfied, but confirmation of the RBI. Ask the list of the frauds and see whether it is a evidencing that it is informed to Reserve Bank of India. No problem in that. We have to take the list. Second, whether any suspected or likely fraud reported by the bank to the higher authorities. If yes, provide the detail and status of the investigation. We have to obtain the information from the bank. Again, we should ask that the detail bank should provide us. Third, in respect to the fraud details जो हमने देखी और उसके अंदर हमको लगता है कोई ऐसा particular area है जहां पर which is a potential risk area, we should make it a part of the report. ये 3 चीजें तो हम कर लेंगे, पर बहुत important चीज मैं आपको बता दूं अभी क्या है। When we ask the bank to provide a fraud certificate, any fraud has taken place in the branch or not, branch manager बड़ी खुशी खुशी हमको सर्टिफिकेट दे देता है, in the branch no fraud has been detected. I request the member, this certificate pertains only to the fraud which has taken place in the branch only. But what is happening, हम बैंक की बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, it include advances portfolio also. In large number of the banks in the big cities, the loan portfolio is centralized. Their documentation is with the CPC and RPC. We should ask the branch to obtain the certificate from CPC and RPC also with regard to the frauds reported by CPC and RPC relating to the loan accounts pertaining to my branch. If they are not providing that certificate, my experience is that bank is not giving that certificate. So I am qualifying in my long form audit report. This fraud details pertains only to the branch and no certificate has been provided by the bank relating to the CPC and RPC. So please take care of that aspect. Next comes KYC and AML. Red flag issue, the same is a repetition. अब मजे की बात यह है, KYC तो चलो मैं सैंपल बेस पे चेक कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है कि सैंपल बेस पे उन्होंने कहा whether the branch has an adequate system, the process required to ensure the adherence of the KYC guidelines, whether the branch followed the KYC guidelines based on the test check basis. चलो वो तो मैंने देख लिया, but AML कैसे करूंगा? AML can happen anywhere. The RBI guidelines with regard to the AML, customer acceptance policy, customer identification policy, and third is the monitoring of transaction. And what is these guidelines? Bank should ensure that the nature of transaction in the account commensurate with the nature of the business. How, as auditor, I will verify AML? AML can happen anywhere. There is a chain transactions. There is a frequent deposits also, cash deposit. Frequent cash withdrawal can lead to the AML.
high value transaction can lead to the AML, high value NEFT, RTGS, transfer entry, anywhere it can happen. Again, we have discussed this issue. Let us wait. What ICA clarifies to what extent my scope of verification under AML is limited, that we are expecting something should come in this guidance note this time. Let us wait and watch for this. Next, this MIS, the same issue which I have already discussed, data integrity, whether the proper system procedure ensure data integrity, it is repetition. And this last miscellaneous, it is a redrafted as given in the earlier long form audit report. I think these are the complete presentation with regard to the modification and addition this year. Sir, Shashi ji. Thank you very much Ajay ji. Thank you very much Ajay ji. बहुत अच्छा ये डेलिब्रेशन रहा आपका। और सर, anything you want to add further in that? बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय के अंदर आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि हमारे मेंबर्स को बहुत अच्छी इनपुट इसके अंदर से मिलेगी। इसमें चोपड़ा जी, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा था। दिस इज अबाउट डीपी करेक्टली डिटरमिन्ड, उसके बारे में ऑडिटर्स को कमेंट करना है। तो जो अभी तक का हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें हमने ये देखा है कि ब्रांच के पास जो भी स्टॉक स्टेटमेंट्स आती हैं, ब्रांच उसमें से उसके बेसिस के ऊपर अपना प्लस माइनस किया और डीपी कैलकुलेट कर दी। और वहां पर वो बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि जो उन्होंने डेटर्स दिखाए हैं, जो उन्होंने आपके पास रॉ मटेरियल दिखाया है, फिनिश गुड्स दिखाया है, क्या वो उसकी वैल्यू उतनी है या नहीं है, उसके बारे में उनको कोई इल्म नहीं होता और कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। तो ऐसे केसेस में तो क्या हम सब जितने भी अकाउंट्स हैं उसको कह सकेंगे कि क्या डीपी करेक्टली कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई? चोपड़ा जी। ऋषि जी, ये अगर क्वेश्चन आया है तो इसीलिए आया है कि हमें इस बात का इल्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक इसमें देयर आर मेनी पॉइंट्स। नंबर 1, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है और जो स्टॉक स्टेटमेंट्स फाइल होती हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें डेटर्स की फिगर में फर्क है, उसमें क्रेडिटर्स की फिगर में फर्क है, उसमें स्टॉक्स की फिगर में फर्क है। अगर मैं आपका दूसरा जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल, हम ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर मेरा असेस्ड लेवल ऑफ डेटर्स वाज ओनली 2 months और मेरा एक्चुअल में डेटर्स का लेवल वो दिखाया जा रहा है 6 महीने का, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? हाउ कैन आई से दैट द डीपी हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड? Our problem has been that we have never ever challenged the operating cycle of the enterprise. ये जितने आपके ये राइट शेयर्स मरे हैं, इसी में मरे। हम लोग ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि बैंक वाला जो है उसकी बैलेंस शीट कोई भी एक्सेप्ट कर लेता। ऑपरेटिंग साइकिल दिखाते हैं 2 महीने का, वर्क इन प्रोग्रेस दिखा देते हैं उसमें 6 महीने का। हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर दैट मैटर? So what I am trying to tell you is, कहीं ना कहीं पे ये इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दी गई है कि भैया पर्टिकुलरली लार्ज एडवांसेस में तो देखना ही पड़ेगा, और छोटे एडवांसेस में कहीं दिक्कत नजर आती है तो वो आप देख लीजिए। और बड़े एडवांसेस में दिक्कत है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरियाज। रिडक्शन ऑफ क्रेडिटर्स हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज। आप एसबीआई जाते हैं, एसबीआई वाला कहते हैं जी असेस्ड लेवल ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो हम नहीं घटाएंगे। चलो भी असेस्ड लेवल ऑफ क्रेडिटर्स नहीं घटाओगे, आपने असेस किया था कि 1 महीने के क्रेडिटर्स होंगे, नहीं घटाओगे। परंतु फिर असेस्ड लेवल ऑफ अगर डेटर्स 2 महीने था तो फिर 6 महीने के डेटर्स कैसे हो सकते हैं? या अगर एक्चुअल क्रेडिटर्स मेरे 3 महीने के तो 2 महीने के क्रेडिटर्स तो मैं घटाऊंगा ना। ये सब चीजें अब एज एन ऑडिटर मुझे देखनी पड़ेंगी। आई हैव नो चॉइस, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वही मैंने आपसे कहा था कि ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि यार क्या क्या कुछ ऐड नहीं किया, परंतु अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे, इट इज गोइंग टू बाइंड अस ऑन मेनी मेनी फंड्स। सर, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट्स अपैरेंटली आ रही हैं, कंटिन्यूअस आ रही हैं, देन व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर इन दिस केस? एनालाइज करना। देखिए ऐसा है गोपाल जी, अगर जो नई कारो है जी,
उसमें तो इवन कंपनी ऑडिटर को भी कमेंट करना है ना। अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन डेफर्ड फॉर वन नहीं ईयर। अनफॉर्चुनेटली क्या 1/4 से तो लागू है, 1/4/21 से तो लागू है। यस यस यस। अनफॉर्चुनेटली क्या अगले साल से, क्योंकि अभी क्या करना चाहिए? सरकार में जो चीज इनिशिएट होती है वो देर आए दुरुस्त है वाली बात है, कभी ना कभार तो इम्प्लीमेंट होगी, वो 1/4/2021 को लागू हो जाएगी। यस यस, बट एज ऑफ नाउ व्हाट शुड बी डन? नो वी आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि हम तो पहले भी उसमें चैलेंज करते आए हैं, वी हैव बीन चैलेंजिंग इट वेरी फ्रैंकली। अगर मेरा असेसमेंट, मैं इसीलिए हर लेक्चर में जो मेरा बैंक ऑडिट पे होता मैं ये कहता रहा हूँ कि पिछले सालों की ऑडिटेड बैलेंस शीट जरूर देखो, और अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट्स में 1 साल का छोड़ दे, 1 साल की बैलेंस शीट पे मत जाओ, अगर उससे पिछले 2 साल की बैलेंस शीट भी वही कहती है तो देन ड्रैग इट, because then it is all falsification of the accounts. Yes, yes. So it is not a fraud with the bank? It is a fraud with the bank, 100% fraud with the bank. So how we should address it, sir? एड्रेस तो अब मैं इसके, ये तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करवा देगी, कभी सीबीआई करवा देगी, कभी फॉरेंसिक ऑडिट करवा देगा, क्योंकि जिस अकाउंट में भी एनपी हो रहा है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहां जहां पे हम फॉरेंसिक ऑडिटर्स हैं वहां पे हमें भी बुलाया जा रहा है सीबीआई में, और सीबीआई वाले हमसे पूछ रहे हैं जी बताइए आपने किया क्या। मुश्किल इस कंट्री की ये है कि जो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में बैठा है उसको ये पता ही नहीं डीबी का मतलब क्या। यस यस, ही डज नॉट नो एनीथिंग, दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, और वो हमको बुला के हमसे समझता है कि क्या करना। तो ये फैक्ट है कि जितने केसेस अब हमारे पास डिसिप्लिन में भी आ रहे हैं जिसमें एबनॉर्मल टर्नओवर इंक्रीजेस हैं या शेल कंपनीज हैं, ये पहले केसेस नहीं आते थे, these have started coming now. So are we supposed to report it to RBI also in that case under fraud? अगर फ्रॉड है तो फिर रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो तो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ, उसमें yes, क्या करेंगे आप। अब तो उन्होंने ये पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पूछा है यार लॉन्ग फॉर्म में कि जहां पे फ्रॉड था वो आरबीआई को रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर ब्रांच ने कहा है कि ये फ्रॉड है तो वेदर दिस हैज बीन रिपोर्टेड टू आरबीआई और नॉट इन टाइम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप तो। बट इफ ब्रांच इज नॉट एडमिटिंग इट, ब्रांच के ऐसा है, देखिए अगर डेफिनेशन है विलफुल डिफॉल्टर की, yes, आरबीआई की डेफिनेशन है, yes, और आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, देन गो अहेड विद दैट। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन विंडो ड्रेसिंग एंड फ्रॉड, ये मैं आपको और बताऊं। तो एक बार ये देख लीजिएगा कि ये फ्रॉड था या विंडो ड्रेसिंग थी, ये भी फैक्चुअल पोजीशन है। तो उसी में दिक्कत है, कई चीजें आप बैंक वाला जो है वो विंडो ड्रेसिंग के एंगल से करता है और वो एक्चुअल में विंडो ड्रेसिंग अल्टीमेटली फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, और इसमें तो यू सी आई कैन नॉट गिव ए वेरी स्ट्रेट जैकेटेड आंसर, वन हैज टू एक्सरसाइज वन्स ओन ड्यू डिलिजेंस। इसमें सर इसमें अगर सपोज एज एन ऑडिटर हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे हाथ में नहीं लग रहा, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड, एक डिस्क्लेमर मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होगी भाई। अगर 3 बैलेंस शीट और तीनों बिल्कुल अलग है। यार एक बात बताओ जी, आपने जो बैलेंस शीट बैंक को दी वो एमसीए की बैलेंस शीट से डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? चोपड़ा साहब मैं करना है। करेक्ट, यस अजय भाई। I have to go to hospital. पहले अनिल जी की okay, let me thank Ajay bhai and we wish a very speedy recovery for his father. All the very best Ajay bhai, thank you very much. सर अजय सर ने अपनी पीपीटी में वो दिखाया भी था, फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है सर, क्या होता है नॉर्मली इन द केस ऑफ कंसोर्शियम बैंक्स, कंसोर्शियम लोन्स, एक बैंक में वो उसको फ्रॉड दिखा रहा है, दूसरे में अभी वो इनफैक्ट कई बैंकों में तो स्टैंडर्ड ही चल रहा है। स्टैंडर्ड। तो ऐसे केसेस में क्या ऑडिटर को किस तरह से मैं कम से कम मैं क्लियर हूँ, मैं कुछ केसेस के नाम यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि शायद उनके केसेस डिसिप्लिन में भी आए हुए हों, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। परंतु फैक्ट यही है कि वही केसेस अब सीबीआई वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये
अगर रघुराम राजन नहीं आते तो ये भी नहीं पकड़े जाते। ये भी मैं आपको बता दूं, हम कुछ भी गए, एटलीस्ट ही स्टार्टेड दैट एसेट क्वालिटी रिव्यू। उसने गलत टाइम पे स्टार्ट करवाया जब मार्केट डाउन टर्न थी, एक्चुअली इकोनॉमी डाउन टर्न पे थी। तो आपने जो अगर एक पॉइंट बोला ना सर कि ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं बट जहां प्रॉब्लम है, आई थिंक ये यहाँ पर इट्स अ गुड प्लेस टू 100% वेरी गुड प्लेस। So any other question? और चोपड़ा सर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और थैंक यू BVS। अगर अनिल जी जुड़े रहे इसके साथ, ये और भी बढ़िया बात। हाँ अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ, मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले इसको ऑडिटर्स के पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए, अगर पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं उसको हम एक ओवरऑल बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें, तो माय टेक इज दैट दीज आर वेरी गुड अमेंडमेंट्स। दीज आर in fact this is what was expected from auditors. That's a different issue that we have to do little hard work for to achieve this. As Chopra ji has rightly mentioned that there's going to be a reasonable increase in fees. So I think we should take this challenge and work on this. Number one. Second point which I would like to just add, and that is like maybe BVSs can also do it. You see, there is a very good scope for educating the members how to extract data from CBS. You see, like there are only 2-3 type of software which is there, whether Infosys or Bank Master or whatever. You see, if we can train our members on that, how to extract all this information, which most of us is required, that would help. Maybe where we can take help of, some of the banks can also come forward and help us in doing that. So that is one suggestion I would like to just add here. मैं एक बात बता सकता हूँ, उसके लिए एक हैदराबाद में मेंबर है, मुझे उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो मेरे ख्याल आ चुके हैं दिल्ली के, उस पे भी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। He is excellent in telling you how to extract the data. He can guide you and he comes absolutely free of cost. Where is the problem? और आजकल तो वर्चुअल है, जो मर्जी कर लो यार बैठ के घर पर। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं हुई। कोविड, जो कोविड ने हमें दिया है ये वर्चुअल वाला है, इससे बढ़िया कुछ बात नहीं हो सकती। So thank you very much everybody for joining this wonderful program. और एक बार फिर से मैं चोपड़ा साहब का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए, और एक नहीं, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे कई सारे प्रोग्राम होने चाहिए और ये मेंबर्स के इंटरेस्ट में है। और कोशिश ये रहेगी BVSS के मंच के ऊपर कि हम आगे भी अमेंडेड LFR के ऊपर प्रोग्राम करें। और इसी सीरीज के अंदर एक 19 मार्च को भी प्रोग्राम हमने शेड्यूल किया हुआ है, और उसमें मैं जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेट करें। We will be having the expert guidance of Chopra ji in that program also. With this, I thank you all, and particularly our learned speaker Chopra ji and Ajay bhai in absentia. Thank you very much. Speaker तो अजय भाई थे अकेले, अगर आप सही मानो में पूछे तो। And I also wish his father a very very speedy recovery. I know that he is not in the pink of his health. काफी problems हैं. And still he could take his time out. I think it calls my hats off to him, basically. Absolutely. Patience to him. Absolutely. So thank you Gopal ji also, Anil ji, सबको नमस्कार. Thank you very much. With this we conclude. Thank you. Thank you.